हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवराज चौहान और मोना चौधरी सीरीज़ का अनिल मोहन का नॉवेल पूर्व जन्म का तीसरा भाग। उसके बाद मोना चौधरी के साथ नगीना ने डिनर लिया। नगीना ने सारा सामान मोना चौधरी की पसंद का बनवाया था। मोना चौधरी ने स्वाद लगा लगा कर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। 1 घंटा लग गया उन्हें डिनर लेते वक्त। तूने हर सामान मेरी पसंद का बनवाया बेला, मोना चौधरी ने कहा। जब तू मेरे यहाँ डिनर पर आ रही है तो हर सामान तेरी पसंद का ही चलेगा, नगीना मुस्कुराई। अब कॉफ़ी पिला। मोना चौधरी अपने पेट पर हाथ फेरती कह उठी। कैसी कॉफ़ी? कॉफ़ी तेरी पसंद की रहेगी। दोनों डाइनिंग टेबल से खड़ी हो गई। नगीना से कुछ दूर खड़े नौकर को करीब बुलाकर स्पेशल कॉफ़ी बना लाने को कहा। नौकर तुरंत किचन की तरफ बढ़ गया। नौकरानी डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगी। मोना चौधरी और नगीना ने बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया, फिर वापस हॉल में पहुंचकर सोफ़ा चेयर पर बैठी। मोना चौधरी की निगाह बंगले में हर तरफ आ जा रही थी। तुम्हारा बंगला शानदार है, मोना चौधरी बोली। तू भी यहाँ का रहना शुरू। मैं यहाँ रहने कभी नहीं आ सकती। जैसे कि देवराज चौहान यहाँ नहीं रहता। हम लोगों की लाइफ अलग अलग है। मेरे सामने अक्सर ऐसे मौके आ जाते हैं कि ठिकाना बदलना पड़ता है, मोना चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा। नगीना सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। तू भी बहुत बड़ी योद्धा है बेला। मैं तेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अब तू शराफत से ज़िंदगी बिता रही है। सालों से तूने कुछ भी नहीं किया है। तेरे पर अब किसी की नज़र नहीं है। नगीना से मुस्कुरा कर रह गई। रात के 12 बज रहे थे। अब असल बात पर आया जाए, मोना चौधरी खुलकर मुस्कुराई। असल बात? नगीना की आंखों में प्रश्न उभरा। मैं मुन्ने का नाम रखने जा रही हूँ। मुन्ने का नाम? नगीना चौंकी। तुम लोग शायद इसलिए नहीं रख पा रहे हो कि तुम लोगों को कोई नाम सूझ नहीं रहा, लेकिन मेरे पास मुन्ने का नाम है। लेकिन इसके पापा की रजामंदी के बिना? इसके पापा बड़ा है या मौसी? मोना चौधरी ने मुस्कुराते हुए नगीना की आंखों में देखा। नगीना के होंठ हिले परंतु कहा कुछ नहीं। जवाब दे कि तुम दोनों ही बड़े हो, मैं भला किसे। तो इसके बाप में से कह देना कि मौसी आई थी, वही ये नाम रख गई है। उसको कोई ज़रूरत हो तो दूसरा नाम रख ले, लेकिन मौसी हमेशा मुन्ने को इसी नाम से बुलाएगी। मोना चौधरी मुस्कुरा कर कह उठी। तो तू पूरी तैयारी के साथ आई है? नगीना हंस पड़ी। तुम लोगों ने 1 बरस से बच्चे का नाम नहीं रखा, तो मेरा फ़र्ज़ है कि नाम रख कर जाऊँ। बता। मोना चौधरी की आंखें नगीना के चेहरे पर थी। अब नाम बता भी दे। नगीना का मुस्कान भरा चेहरा, रंगीन आंखें मोना चौधरी के चेहरे पर थी। राजदेव, मोना चौधरी कह उठी। राजदेव? नगीना के होठों से निकला। हाँ, राजदेव। ये तो देवराज चौहान का उल्टा नाम राजदेव चौहान हो गया, नगीना कह उठी। तभी तो उल्टा रखा है कि बड़ा होकर ये राजदेव चौहान बने, देवराज चौहान नहीं। नगीना मोना चौधरी को गंभीर निगाहों से देखने लगी। तेरे को पसंद नहीं आया मेरा? मुझे पसंद है। राजदेव चौहान अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। नगीना सोच भरे स्वर में क्या उठी। तो फिर तेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं उभरी? कहीं ये नाम उन्हें पसंद नहीं आया तो? उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोना चौधरी मुस्करा पड़ी। मेरे लिए तो मेरा भांजा बड़ा होकर राजदेव चौहान ही बनेगा। कोई चाहे कोई भी नाम रख ले, परंतु मेरे लिए राजदेव चौहान ही बना रहेगा। नगीना मुस्कुरा उठी। जब तुमने नाम रख ही दिया है तो शायद वो भी मान लें, नगीना बोली। मेरी कही बात कभी गलत नहीं होती। मैंने सही नाम रखा है, राजदेव चौहान। बड़ा होकर ये राज करेगा लोगों पर, और कभी भी बाप का पैसा नहीं खाएगा। अपना कमाएगा, अपना खाएगा। वो मोती याद है ना तुझे? हाँ, वो मोती वक्त पर इसे ज़रूर पहना देना। अगर वो मोती काले रंग पर आकर स्थिर हो गया तो दुनिया को जीत लेगा। राजदेव, राजदेव चौहान, नगीना क्या उठी। अच्छा नाम है, मुझे तो अभी से अच्छा लगने लगा। बेला, मोना चौधरी क्या उठी। मुझ पर भरोसा रख, यह नाम सबको पसंद आएगा। नगीना ने आगे बढ़कर मोना चौधरी का हाथ चूम लिया। आज तूने डिनर में सब मेरी पसंद की चीज़ें बनवाई, बहुत अच्छा लगा खाना खाकर। अब अगले 2 दिन तक तो खाने का ही मन नहीं करेगा, मोना चौधरी ने हंसकर कहा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। जल्दी आना। इस बार की तरह नहीं कि नहीं, अब की बार जल्दी आऊँगी। मोना चौधरी और नगीना गले मिली, फिर मोना चौधरी वहाँ से चली गई। अगले दिन मोना चौधरी 9 बजे सोकर उठी। कॉफ़ी के लिए बेल मारी और मोबाइल उठाकर सत्यप्रकाश घोरपड़े का नंबर मिलाया। 2 बार बेल बजी, फिर फ़ौरन ही कॉल रिसीव की गई। तू कहाँ है? नहीं, मुंबई मुंबई आई कि नहीं? सत्यप्रकाश घोरपड़े की आवाज़ मोना चौधरी के कानों में पड़ी। कल आ गई थी। तो तूने कल ही फ़ोन क्यों नहीं किया? तेरे पास कोई बैठा हुआ है? हाँ, तन्ने कैसे पता लगा हो? क्योंकि तूने मेरा नाम नहीं लिया। ओह, तू मेरी बात समझ गई। अब कब वो मिलती है तू? अभी तो इसी वक्त मेरे 1 बजे तेरे पास पहुंच जाऊंगी। कहाँ मिलना है? सत्यप्रकाश घोरपड़े ने बताया। यहाँ पर तेरे और मेरे सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए। बड़ी, ये फ़ोन रखते ही वहाँ मौजूद इकलौती नौकरानी को भी मैं छुट्टी के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे सब याद है, तेरे को किधर और कैसे मिलना है भूला नहीं हूँ मैं कुछ भी। सत्यप्रकाश घोरपड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया।
अंधेरी चौराहे से बाई तरफ मोना चौधरी ने कार को मोड़ा तो काफ़ी आगे उसे 12 माले की अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखी, जहाँ पर मोना चौधरी को जाना था। पैसे के ढेर में डूबा सत्यप्रकाश घोरपड़े ने ऐसे कई ठिकाने ले रखे थे जो कि गुप्त मीटिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हो। इस अपार्टमेंट का एक फ्लैट भी उसके इसी कामों में आता था, जबकि इस अपार्टमेंट में करीब 8 महीने बाद आया था। मोना चौधरी ने अपार्टमेंट के गेट पर गाड़ी रोकी। उससे गार्ड ने पूछा कि कहाँ जाना है। मोना चौधरी ने फ्लैट नंबर बताया तो फ़ौरन बैरियर हटा दिया गया। घोरपड़े ने उन्हें पहले बता दिया होगा कि कोई मैडम उनसे मिलने आने वाली है। मोना चौधरी ने तुरंत कार आगे बढ़ाई और भीतर पहुंचती कारों की कतार के साथ ही उसने अपनी कार रोकी और निकलकर बाहर आ गई। कार लॉक की और आसपास देखा। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। मोना चौधरी ने एक से फ्लैट नंबर पूछा। दूसरी बार पूछने पर उसे सामने ही फ्लैट की तरफ इशारा कर दिया गया। नीचे पार्किंग थी, ऊपर फ्लैट थे। घोरपड़े ने सही कहा था कि पार्किंग से भीतर घुसते ही कार पार्क कर देना। मोना चौधरी आगे बढ़ी, लिफ्ट इस्तेमाल न करके सीढ़ियां तय करके पहली मंजिल पर पहुंची और 102 नंबर फ्लैट को तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं आई। उसने फ़ौरन कॉल बेल बजाई। भीतर बजती मध्यम सी घंटी सुनाई दी। लगभग फ़ौरन ही दरवाज़ा खुला। सामने सत्यप्रकाश घोरपड़े खड़ा था। उसकी और मोना चौधरी की नज़रें मिली। 6-7 सालों में घोरपड़े थोड़ा सा और फैल गया था। वो ज़्यादा मोटा नहीं था तो ज़्यादा सामान्य भी नहीं था। उसने कीमती धोती और ऊपर वैसे ही कुर्ता पहन रखा था। गले में सफ़ेद कीमती मोतियों की माला थी। बालों को पीछे करके रखा हुआ था, फिर भी बालों की मोटी लट माथे पर आ रही थी। पाँव में गुरगाबी थी। घोरपड़े दांत फाड़ता पीछे हट गया। मोना चौधरी भीतर प्रवेश कर गई। घोरपड़े ने दरवाज़ा बंद किया और पलटकर मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी को 1 मिनट में इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। किसी मेहमान को भी यहाँ ठहराया जा सकता है। घोरपड़े दरवाज़ा बंद करता क्या उठा। तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो मोना चौधरी, एकदम वैसी। घोरपड़े ने दांत दिखाए। जैसे 5 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली हो तुम तो। मोना चौधरी आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठी और घोरपड़े को मुस्कुरा कर देखा। लेकिन तुम मोटे हो गए। थोड़ा थोड़ा नहीं। घोरपड़े हंसा। नोट मोटे हो गए नहीं, इसी कारण थोड़ा वेट बढ़ गया नहीं। तो नोट ज़्यादा मोटे हो गए। मोना चौधरी मुस्कुराई। मोना चौधरी को देने के लिए मोटे नोटों की ज़रूरत पड़ती है नहीं। घोरपड़े हंसा। लगता है किसी गहरे मामले में फंस गए हो। मोना चौधरी के होंठ सुखड़े। मामला बहुत गहरा है नहीं। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। तुम अगर पहले सामने आ गई होती तो पहले ही कह देता। मामला बता। प्यालों में कॉफ़ी भर। कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आधा घंटा पहले ही नौकरानी बनाकर थर्मस में डाल गई है। मैंने तो सिर्फ प्यालों में ही डालनी है। 5 मिनट बाद ही दोनों आमने सामने बैठे थे। मोना चौधरी ने कॉफ़ी का घूंट भरा और प्याला टेबल पर रखकर घोरपड़े को देखा। मोना चौधरी की आंखों में गंभीरता थी। घोरपड़े भी अब गंभीर नज़र आ रहा था। पैसे की फिक्र नहीं करियो मोना चौधरी, घोरपड़े ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी की निगाह घोरपड़े के गंभीर चेहरे पर रही। जितना पैसा तुम मांगोगी 100 रुपये ऊपर ही दूंगा। अगर तुम किसी का कत्ल कराने की सोच रहे हो तो मैंने आज तक तुम्हें किसी का कत्ल करने को नहीं बोला। घोरपड़े के स्वर में बेचैनी आ गई। फिर बात बोल। बात ही बोल रहा हूँ कि तुम मेरा भरपूर काम करो और पैसा तुम्हारे पसंद का होगा। मोना चौधरी घोरपड़े को देखती रही। घोरपड़े ने बेचैनी से पहलू बदला। बोल भी दे अब घोरपड़े, सोचता क्या है। मोना चौधरी ने कहा। एक डकैती करनी है। घोरपड़े के होठों से निकला। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। डकैती। मोना चौधरी की नज़र घोरपड़े पर ही रही। हाँ, एक डकैती। चांद और सूरज वाले मुकुट की डकैती। चांद और सूरज वाले मुकुट की डकैती। हाँ। ये चांद और सूरज क्या है, मुकुट क्या है। मोना चौधरी ने पूछा। सच बात तो ये है कि ये मैं भी नहीं जानता कि चांद सूरज वाला मुकुट क्या है, लेकिन इतना ही पता चला है कि वो काफ़ी कीमती चीज़ है। चोरी का माल खरीदना और उसे मुनाफे में बेचना ही मेरा धंधा है। यही मैं इस बार कर रहा हूँ। मतलब कि तूने उस मुकुट का सौदा कर लिया। हाँ। पार्टी से रकम ले ली। बयाने के तौर पर कुछ करोड़ लिया है। माल हाथ में आए बिना तूने बयाना ले लिया। जिसके पास मोना चौधरी हो तो वो हर चीज़ का सौदा पहले भी कर सकता है, जैसे कि मैंने कर लिया। घोरपड़े ने दोनों हाथ हिलाकर कहा। अब तू ही बता, मैंने कुछ गलत किया है? तेरे पर भरोसा करना ठीक नहीं था क्या? कम से कम मेरे से सलाह तो ले ली होती कि मैं बयाना ले चुका हूँ मोना चौधरी। घोरपड़े ने कशमकश भरे स्वर में कहा। कब लिया बयाना? तेरे से बात करने के बाद लिया। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली, फिर बोली। चांद और सूरज जैसे मुकुट की कीमत तुमने या उस पार्टी ने क्या लगाई? देख मोना चौधरी, मैंने सिर्फ बयाना लिया है। उस मुकुट की कीमत कोई तय नहीं हुई है। पार्टी कहती है कि मुकुट मेरे हाथ में आ जाए तो हम मिलकर उसकी वाजिब कीमत तय कर लेंगे। घोरपड़े ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। बयाना कितना दिया? 5 करोड़। मोना चौधरी का सिर थोड़ा सा हिला। नज़रें घोरपड़े पर ही थी। इसका मतलब वो मुकुट कीमती है? हाँ। लेने वाला कौन है? जुगल किशोर। जुगल किशोर? मोना चौधरी ने घोरपड़े की आंखों में झांका। ये कौन है? मेरे किसी खास आदमी द्वारा ही मुझ तक पहुँचा है। कीमती कपड़े, सोने के जेवरातों से लदा हुआ।
जिस दिन उसने 5 करोड़ दिए तो उस दिन भी वो अकेले ही ऑल्टो कार में आया था। उसका कहना है कि बड़ी गाड़ियाँ या आसपास आदमी की फौज देखकर लोग पहचान जाते हैं कि वो बड़ा आदमी है, इसलिए बड़े बड़े काम वो अकेले ही करता है। तुम्हें लगा कि वह करोड़ों का मालिक है? मोना चौधरी ने पूछा। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा करोड़ों का मालिक लगा। 5 करोड़ मेरे को दे गया, रसीद तक नहीं ली। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव मंडरा रहे थे। पर मोना चौधरी, तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? कभी कभी डायलॉग बहकेला लठौर के आ जाते हैं। इसलिए कि ये काम वो अपने लिए कर रहा है या किसी और के लिए? 100% वो अपने लिए काम कर रहा है। मोना चौधरी वो सोने से लदा रईस आदमी था। घोरपड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा। रहता कहाँ है? ये तो उसने पहली बार में ही कह दिया था कि उसका ठिकाना नहीं पूछे, क्योंकि उसके कई ठिकाने रहते हैं। कभी वो झोपड़ी में सोता मिलेगा तो कभी वो महल में जाकर सो जाता है। अगर मेरे किसी आदमी ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो ये सौदा यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसे 5 करोड़ की भी परवाह नहीं है कि वो मेरे पास रहते हैं या उसके पास रहते हैं। आज वो ऑल्टो कार में आया, कल उसे बड़ी कार में भी देखा जा सकता है, परंतु हमारी आप लोगों के सामने कोई पहचान नहीं होगी। इसी तरह दीवारों के पीछे ही मिलेंगे। घोर पड़े सहज स्वर में कहता जा रहा था। जुगल किशोर ने यह भी कहा कि उसे बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर ये काम ठीक से निपट गया तो हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मतलब कि तू उसे चाहे तो भी नहीं मिल सकता? मेरे को ज़रूरत ही क्या उसे चाहने की? अगर तेरे को चांदी सोने का मुकुट मिल जाए तो? जुगल किशोर ने कहा है कि उसकी निगाह हर पल मेरे पर रहेगी। मुकुट मिलते ही वो मेरे सामने होगा। फिर तो उसने मुझे भी देख लिया होगा। उसकी तवज्जो से मुकुट की तरफ ही है और कहीं नहीं। सोचों में डूबी मोना चौधरी कॉफ़ी के कप पर नज़र मारती कह उठी। कॉफ़ी और पड़ी है? हाँ, मैं अभी लाया, ये ठंडी हो गई है। घोरपड़े उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी विचारों में उलझी रही। घोरपड़े की निगाह से जुगल किशोर से मिलने वाली दौलत पर थी, जबकि जुगल किशोर के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। 2 मिनट में ही घोरपड़े कॉफ़ी के 2 प्याले ले आया। उसने घूंट भरा। मोना चौधरी घूंट भरने के बाद बोली, चांद और सूरज जैसा मुकुट कैसा है? कितने बड़े आकार का है और कहाँ पर होगा इस समय? घोरपड़े ने मुकुट के बारे में वही सब कहा जिसे पाठक पहले भी जान चुके हैं। मोना चौधरी ने घोरपड़े के होठों से निकली हर बात बहुत गौर से सुनी। चांद के आकार का है, जो कि बीच में से 30-35% कटा हुआ है, परंतु लगता सूरज की तरह है मुकुट। घोरपड़े ने कहा। यह सब कुछ तुम्हें जुगल किशोर ने बताया? हाँ, उसने ये भी बताया कि समय मुकुट कहाँ पर है। मोना चौधरी के होंठ गोल हो गए। तो जुगल किशोर तुम्हें हर बात की जानकारी दे रहा है? मोना चौधरी खुलकर मुस्कुराई। क्या मतलब? जुगल किशोर ने तुम्हें चांदी सोने जैसे मुकुट के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो मुकुट इस वक्त पुरानी चमड़ी के कठोर जैसे कवच के भीतर है, जो कि धरती से आसमान तक दिखाई देने जैसे चंद्रमा के आकार का है। और उसने तुम्हें यह भी बता दिया कि इस वक्त वो कहाँ पड़ा है। मोना चौधरी बोली। घोरपड़े ने सिर हिलाया। यानी कि जुगल जुगल किशोर के पास चांदी सोने जैसे मुकुट की हर उम्दा जानकारी है। घोरपड़े ने सिर हिलाया। लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है डकैती करने की। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। वो पैसे वाला आदमी लगता है, मेरी तरह का। घोरपड़े ने कहा। वो भला डकैती कहाँ कर सकेगा? वो यही कहता रहा कि 2 ही लोग ये काम कर सकते हैं, या तो मोना चौधरी या फिर देवराज चौहान। मोना चौधरी ने होठ सिकुड़कर घोरपड़े को देखा। जुगल ने ऐसा कहा? हाँ। उसने देवराज चौहान का मेरा नाम लिया? हाँ। फिर तो वो कोई ख़ास आदमी हो सकता है, पर मैंने उसे नहीं बताया कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कहा तो वो कोई ख़ास आदमी है। वो या तो देवराज चौहान को या फिर मुझे जानता है, वरना वो इस तरह हम दोनों का या एक का भी नाम नहीं लेता। तुमने उसे पूछा नहीं कि तुमने इन दोनों को ढूंढा? मैंने जुगल किशोर की इस बात को भाव ही नहीं दिया, उस बात को हल्के में लिया। कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद मोना चौधरी की निगाह घोरपड़े पर जा टिकी। कहाँ रखा है वो मुकुट? मोना चौधरी ने पूछा। जूहू बीच पर सेफ बैंक के लॉकर नंबर 63 में वो चांदी सोने वाला मुकुट रखा है। ये बात तुमसे जुगल किशोर ने कही? हाँ। अगर 63 नंबर लॉकर में वो मुकुट ना हुआ तो? इस बारे में बात हुई थी मेरी। उसने कहा 63 नंबर में मुकुट ना मिला तो ये 5 करोड़ तुम्हारे। जुगल किशोर के हिसाब से सेफ बैंक के 63 नंबर लॉकर में वो मुकुट रखा है। मोना चौधरी ने घोरपड़े से पूछा। तुमने उससे कुछ नहीं कहा कि वो मुकुट क्यों पाना चाहता है? या फिर इस बारे में जब उससे पूछा तो उसने साफ कहा कि काम उसके हिसाब का है, रकम मेरे हिसाब से दूंगा। सत्यप्रकाश घोरपड़े ने शांत स्वर में कहा। इसके अलावा वो मेरे से कुछ ना पूछे। मुझे नकद से वास्ता था, मैंने नहीं पूछा। तुमने उसके बारे में जानने की चेष्टा नहीं की? ज़रूरत नहीं समझी। ये तुमने गलती की घोरपड़े। अगर उसे शक हो जाता तो फिर वो मेरे से काम नहीं लेता। अभी तो उसने मेरे को सिर्फ 5 करोड़ दिए हैं, असली नोट तो आने भी बाकी हैं। सत्यप्रकाश घोरपड़े ने मुस्कुरा कर कहा। कॉफ़ी समाप्त करके मोना चौधरी उठ खड़ी हुई। जुगल किशोर से कह दो कि उसका काम चालू हो गया है। मेरा नाम मत लेना, इतना ही कहना कि तेरा काम चालू। ओह, थैंक यू मोना चौधरी। घोरपड़े उठता हुआ दांत फाड़कर बोला।
तूने हाँ कहकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू। जितना पैसा कमाऊंगा उसका आधा तेरा मोना चौधरी। पर आगे से मेरे से पूछे बिना किसी से बयाना मत लेना। नहीं लूँगा मोना चौधरी, बस तू ये काम निपटा दे। घोर पड़े का चेहरा खिला हुआ था। महाठग जुगल किशोर, अपना वही जुगल किशोर जो कि 35,000 का मालिक था। 35,000 मतलब कि फिएट कार। अब तो आपको अपना जुगल किशोर याद आ गया होगा। महाठग, महाकमीना, महाशातिर। जुगल किशोर को सिर्फ पैसों की ज़रूरत रहती थी, पैसा चाहे वो किधर से लाए। बैंक लूट कर, किसी छोरी को फंसाकर, किसी बंदे के गले में बाहें डालकर, चाहे जैसे भी हो, मगर पैसा उसे चाहिए ही चाहिए। पैसा पास में हो तो वो जानता है कि देर सवेर में ये काम खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे आगे के लिए पैसे की ज़रूरत रहती थी। कभी वो 35,000 मतलब कि 35,000 की ली फिएट से काम चलाता था, परंतु दुनिया ने फिएट को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में जुगल किशोर को भी फिएट को त्यागना पड़ा। 2 साल पहले ही उसने एक जगह 6 लाख का हाथ मारा था। ऐसे में वो कार बिक्री करने के बारे पास पहुंचा। 6 लाख जेब में थे तो कुछ जेब में रखकर ऑल्टो कार ही खरीद सकता था। जुगाड़ बढ़ाकर उसने 4.5 लाख में नकद पैसे देकर ऑल्टो खरीद ली। रसीद अपने नाम की ली, पेपर्स अपने नाम के बनवाए और कार वाले ने वायदा किया कि 10 दिन में कार उसके नाम चढ़ जाएगी, वो ऑफ़र आरसी ले ले। इस तरह महाटक जुगल किशोर 35,000 से ऑल्टो पर आ गया था। लेने को वो बड़ी कार भी ले सकता था, परंतु उसने छोटी कार में रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि छोटी कार लोगों की नज़रों में ज़्यादा नहीं आती और जब इसे छोड़ना हो छोड़ी जा सकती है। वो भी जानता था कि जाने कब ऐसा वक्त आ जाए कि कार छोड़ देनी पड़ जाए। उसका काम धंधा ही ऐसा था। अब इस ऑल्टो का जुगल किशोर 2 सालों से चला रहा था। बड़े बड़े होटलों में उसका आना जाना था। उसकी शिकार पैसे वाली खूबसूरत लड़की होती थी। उसे फंसाकर कभी होटल के कमरे में, कभी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक में किसी भी चीज़ में गोली मिलाकर उसे पिला देता और उसे बेहोश करके उसका सोना, हीरे जवाहरात जो भी उसके पास होता लेकर चंपत हो जाता। लड़कियां इसलिए उसके जाल में फंस जाती क्योंकि उसका चालबाजी चेहरा लड़कियों को बहुत जल्द भा जाता था। इसका फ़ायदा जुगल किशोर उठाना खूब जानता था। इस वक्त जुगल किशोर मुंबई में था। उसने सोच रखा था कि कोई बड़ा हाथ मारने के बाद गोवा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि तब 2-3 महीने तो छुपकर रहना ही होगा। पर पहले मुंबई में हाथ तो लगे। इन दिनों जुगल किशोर लड़कियों पर ध्यान न देकर कोई बड़ा आसामी ढूंढ रहा था कि जिससे 10-20 लाख का हाथ साफ करके गोवा के लिए निकला जाए। कल ही जुगल किशोर ताज होटल में आकर ठहरा था। निगाह ऐसे किसी आदमी को तलाश कर रही थी जिससे 10-20 लाख तलाश कर सके। नाश्ता करने के बाद कपड़े पहने जुगल किशोर दूसरी मंजिल की खिड़की पर आ खड़ा हुआ था और बाहर देखने लगा। नीचे स्विमिंग पूल था। युवक युवतियां, बड़े बुजुर्ग नहा रहे थे। ढेरों लोग वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठे आसपास का नज़ारा देख रहे थे। वेटर उन्हें वहां भी खाना सर्व कर रहे थे। जुगल किशोर वहीं खड़ा यूं ही नज़रें घुमाता रहा। तभी जुगल किशोर को 50 वर्षीय एक आदमी दिखा, जिसने अभी अभी स्विमिंग पूल वाले हिस्से में प्रवेश किया था। चलते हुए बार बार रुककर पीछे देखने लगता। पीछे एक वेटर मीडियम साइज़ का सूटकेस उठाए आ रहा था, जो कि शायद कुछ भारी था, क्योंकि जुगल किशोर के देखते ही देखते उसने 2 बार सूटकेस नीचे रखा, उसके बाद फिर उठाकर आगे चल पड़ा। जुगल किशोर की आंखें सिकुड़ चुकी थी। इतना भारी सूटकेस लेकर होटल के स्विमिंग पूल पर आ बैठना कहाँ की अक्लमंदी है। क्या हो सकता है सूटकेस में? ईंट पत्थर तो भरे होने से रहे, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी नहीं भरे होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, रुपया, नोट, माया। महाठग जुगल किशोर में बिजली सी कौंध गई कि इसमें रुपया भरा हो सकता है। कमरे की विंडो में ही खड़े जुगल किशोर ने उस आदमी को निहारा। वो आदमी अच्छा खासा खाता पीता इंसान लगा। तभी जुगल किशोर ने उस आदमी को 3 सीटर टेबल के पास कुर्सी पर बैठते देखा, जिसके ऊपर छाता भी लगा था। सूटकेस उसने अपने पास ही रखवा लिया और वेटर से कुछ कहा। वेटर से हिलाकर चला गया। जुगल किशोर ने देखा कि उस आदमी ने हर तरफ नज़र मारी। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। उसने जेब में हाथ डालकर सूटकेस की छोटी सी चाबी निकाली और सूटकेस को टांगों के पास लिटाकर उसे खोला। फिर सूटकेस का ढक्कन उठाया। 2 सेकंडों में ढक्कन बंद किया और लॉक लगाकर चाबी जेब में रख ली। परंतु इन 2 सेकंडों में ऊपर खड़े जुगल किशोर की घंटियां बज उठी थी। 2 सेकंडों में उसे सूटकेस के भीतर पड़ी लाल गुलाबी नोटों की गड्डियों के दर्शन हो गए थे। 2-2 हज़ार के नोट। जुगल किशोर ने तुरंत खिड़की छोड़ी और कमरे के बाहर की ओर लगभग दौड़ते हुए बढ़ा। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़, शायद पक्का नहीं, 4-5 करोड़ रुपये भी बैग में हो सकता है। इतना सारा रुपया जुगल किशोर जैसे महाटक के सामने था, तो ऐसे में जुगल किशोर का फ़र्ज़ था कि उस पैसे को अपना बनाना। परंतु पैसे के साथ आने वाला बंदा यहाँ क्यों आया, ये उसे नहीं मालूम था। क्या वो पैसा किसी को देने आया था? क्या पता लेने आने वाले बंदे के साथ 5-7 लोग और हों। कुछ भी हो सकता था। इससे पहले कि वो पैसा किसी को दे, वो सूटकेस उसे लेकर खिसक जाना होगा। परंतु ये भी आसान बात नहीं थी। 5 करोड़ में उसकी जान थी। वो इसे अपने से दूर क्यों जाने देगा? लेकिन महाठग जुगल किशोर ने भी सोच लिया था कि जल्दी उसे कुछ करना होगा।
तीसरे मिनट ही जुगल किशोर स्विमिंग पूल के करीब था और मस्ती भरे अंदाज में वो व्यक्ति की टेबल की तरफ बढ़ा जा रहा था, जैसे कि उसी से मिलने आया हो। टेबल के करीब पहुंचते ही जुगल किशोर मुस्कुराकर उस व्यक्ति से बोला, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जुगल किशोर सॉरी उस व्यक्ति ने अनमने ढंग से सहमति से सिर हिलाया। जुगल किशोर सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सर, यह जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मुंबई आता हूँ स्विमिंग पर ज़रूर बैठता हूँ। मुंबई से बाहर के हैं आप? सूरत से हूँ। हीरो के व्यापार के सिलसिले में अक्सर मुझे मुंबई आना ही होता है। जुगल किशोर मुस्कुराया। जवाब में वो व्यक्ति सिर हिलाकर रह गया। उसने पाँव के पास रखे सूटकेस पर निगाह मारी। वो कुछ गंभीर और चिंता भरे अंदाज में खड़ा नजर आ रहा था, बार बार पहलू बदल रहा था। तभी वही वेटर जो सूटकेस उठाकर लाया था वो ट्रे में रखे पानी का गिलास और जग ले आया था। उसने पानी गिलास में डाला। उस व्यक्ति ने एकदम गिलास को पी लिया। वो व्यक्ति जाने लगा कि जुगल किशोर ने टोका, मेरा रूम नंबर 204 है। जुगल किशोर ने टोका, 2 शानदार कॉफ़ी, ज़रा जल्दी। जी सर, कहने के साथ ही वेटर वहाँ से चला गया। आपने मेरे लिए कॉफ़ी क्यों बनवाई? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं अपने लिए मंगवाने ही वाला था। आपने मुझे यहाँ बैठने को जगह दी तो कॉफ़ी पर आपका भी हक बनता है। जुगल किशोर ने हौले से हंसकर कहा, मैंने गलत तो नहीं कहा? वो कुछ ना कहकर इधर उधर देखने लगा। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगा ली। दूसरा कश लेने के बाद जुगल किशोर ने कहा, आप शायद यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने जुगल किशोर को देखा। एक बड़ा सा सूटकेस, स्विमिंग पूल के पास बैठना। जुगल किशोर मुस्कुराया। उस व्यक्ति ने हौले से सिर हिला दिया। कहा कुछ नहीं। वो कोई भी बात नहीं कर रहा था। सूटकेस पर ध्यान था और नज़रें आसपास देख रही थी, जबकि जुगल किशोर को सूटकेस पर हाथ मारने की बहुत जल्दी थी। वो जानता था कि सूटकेस को ले जाने वाला कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। वो उससे पहले ही सूटकेस पर हाथ साफ कर देना चाहता था, लेकिन जब तक ये व्यक्ति यहाँ था तब तक सूटकेस तो वो नहीं ले सकता था। वो इसे यहाँ से हटाने की तरकीब जोरों से सोच रहा था, परंतु अभी तक उसे यहाँ से हटाने के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। उसने कॉफ़ी के प्याले, दूध का पाट, चीनी और कॉफ़ी का जग टेबल पर रखा। इससे पहले कि वो कॉफ़ी बनाता जुगल किशोर मुस्कुराकर बोला, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर, कॉफ़ी, हमारी बातचीत चल रही है, कॉफ़ी मैं बना लूँगा। उस व्यक्ति ने जुगल किशोर को हैरानी भरी नज़रों से देखा। वेटर ने फ़ौरन सिर झुकाया, वहाँ से चला गया। तुमने उससे ये क्यों कहा कि हमारी बातचीत हो रही है? उस व्यक्ति ने उखड़े स्वर में कहा। क्योंकि उससे बेहतर कॉफ़ी मैं बनाता हूँ। तुम? हाँ मैं। जुगल किशोर मुस्कुराया। आप पीकर देख लीजिएगा। वो व्यक्ति जुगल किशोर को घूरता रहा। जुगल किशोर कॉफ़ी बनाने में व्यस्त हो गया। उस व्यक्ति की निगाह आसपास फिरने लगी। फिर उसने मोबाइल निकालकर समय देखा। 12 बज रहे थे। 12 बजे की टाइम फिक्स हुआ था। वो आता होगा। जुगल किशोर कॉफ़ी बनाते हुए सामने बैठे व्यक्ति की हर निगाह पर नज़र रख रहा था। जुगल किशोर समझ चुका था उस आने वाले व्यक्ति के आने का समय नज़दीक आता जा रहा था। कॉफ़ी बनाते समय जुगल किशोर ने चुपके से पॉकेट में से गोली निकाली और कॉफ़ी में डालकर कॉफ़ी का प्याला उठाकर उसके सामने रखता क्या उठा, लीजिए साहब, मेरी बनाई कॉफ़ी। अब बताइएगा कि मेरी और वेटर की कॉफ़ी में कितना फ़र्क है। थैंक्स मिस्टर। उसने प्याला अपनी तरफ खींच लिया। जुगल किशोर ने भी अपना प्याला अपनी तरफ खींचा। जुगल किशोर जानता था कि कॉफ़ी इस आदमी के पेट में जाते इसका काम तमाम हो जाएगा। आपने अपना नाम नहीं बताया, जुगल किशोर ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा। मनोहर पाटिल, उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। कॉफ़ी पीछे ठंडी हो गई तो मनोहर पाटिल ने अपना हाथ कॉफ़ी के प्याले तक पहुंचाया। तभी जुगल किशोर की आंखें सिकुड़ी। मनोहर पाटिल के चेहरे पर पीड़ा के भाव उठे। जुगल किशोर की आंखें और सिकुड़ी। उसी पर मनोहर पाटिल का हाथ अपने सीने पर जा टिका। चेहरे पर पीड़ा के भाव बढ़ गए। जुगल किशोर चौंका। मनोहर पाटिल को दिल का दौरा पड़ा था। जुगल किशोर फौरन उठा। उसी पल मनोहर पाटिल कुर्सी से नीचे सूटकेस पर गिरने के बाद नीचे ज़मीन पर जा गिरा। जुगल किशोर फौरन मनोहर पाटिल के पास पहुंचा। पाटिल साहब, क्या हुआ पाटिल साहब? जुगल किशोर चिल्लाकर बोला। आते जाते और लोग भी पास आने शुरू हो गए थे। पाटिल साहब, जुगल किशोर ने पुनः पुकारा। मनोहर पाटिल ने अपना सीना दबा रखा था। चेहरे पर दर्द की लहरें थी। क्या हुआ इन्हें? हार्ट अटैक हुआ है, तुरंत डॉक्टर चाहिए, इन्हें कोई अस्पताल ले जाए। जैसी आवाज़ें वैसे ही लोग। जुगल किशोर का दिमाग तेज़ी से चल रहा था। मनोहर पाटिल को दिल का दौरा पड़ने से अब सूटकेस उसका हो चुका था। कहीं लेने वाले, इसकी पहचान वाले ना आ जाएं यहाँ, इससे पहले ही यहाँ से निकल जाना होगा। पाटिल साहब को जल्दी से अस्पताल पहुँचाना है। जुगल किशोर जल्दी से सूटकेस को सीधा करके बोला। मुझे सहायता चाहिए। स्ट्रेचर कहाँ मिलेगा? मैं लेकर आता हूँ, एक वेट्रेस फ़ौरन बोला। जल्दी करो, जल्दी लाना, पीछे से जुगल किशोर बोला। वो वेटर 5 मिनट में स्ट्रेचर लेकर वहाँ आ गया। लोगों ने स्ट्रेचर खोला, ज़मीन पर रखा मनोहर पाटिल को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला। प्लीज़ आप लोग इन्हें मेरी कार तक पहुँचा दें। इसके साथ ही जुगल किशोर ने वो सूटकेस उठा लिया। इस तरह जुगल किशोर पार्किंग में खड़ी ऑल्टो तक पहुंचा। सबसे पहले उसने सूटकेस कार की डिग्गी में रखा। तब तक लोगों ने पिछला दरवाज़ा खोलकर मनोहर पाटिल को पीछे वाली सीट पर गुड़मुड़ लेटा दिया था। इस तरह मनोहर पाटिल को लेकर जुगल किशोर होटल से निकला। यह मुंबई के भीड़ भरे रास्ते थे।
या किसी को कार से उतार कर नहीं फेंका जा सकता था। ऐसे में जुगल किशोर ने फैसला किया कि मनोहर पाटिल को किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर खुद फौरन वहाँ से खिसक जाएगा। उसने एक जगह कार रोककर पीछे वाला दरवाज़ा खोला और पाटिल की बेंच से सूटकेस की चाबी निकालकर अपनी जेब के हवाले की और कार पुनः आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद एक हार्ट हॉस्पिटल की पार्किंग में उसने कार ले जा रोकी। हार्ट बीमारी वाले को तुरंत एडमिट कर लिया गया। ये पहली बार हुआ है या पहले से ही हार्ट पेशेंट था? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। पहली बार हुआ है, जुगल किशोर ने यूं ही कहा। 1.5 लाख जमा कराओ। 1.5 लाख? अभी पेशेंट का इलाज करना पड़ेगा। 1.5 लाख तो पहली किस्त होती है, उसके बाद भी और लगेगा। अभी लाया, कहकर जुगल किशोर बाहर निकल गया। कार की डिग्गी में पड़े सूटकेस का ढक्कन इतना ही खोला कि एक हाथ भीतर जा सके। एक गड्डी बाहर निकाली और सूटकेस डिग्गी बंद करके वापस नर्सिंग होम के रिसेप्शन पर पहुंचा। ये 2 लाख है, 50 की 500 की गड्डी मुझे वापस करो, जुगल किशोर ने कहा। वो 50 भी जमा कर, 50 मुझे दो, जुगल किशोर मुस्कुराकर बोला। शायद वो ठीक हो और उसे अभी मुझे साथ ले जाना। तभी भीतर से होटल का एक कर्मचारी भागा आया। उसे आप ही लाया ना? उसने जुगल किशोर से पूछा। हाँ, क्यों? वो होश में आ गए, आपसे मिलने को कह रहे हैं। मुझे? वो आदमी जुगल किशोर को लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंचे। मनोहर पाटिल एसी वाले रूम में था। एक डॉक्टर, एक नर्स वहाँ थे। मनोहर पाटिल को तब होश आ चुका था। कैसे हो पाटिल साहब? मनोहर पाटिल ने जुगल किशोर का हाथ पकड़ा, फिर डॉक्टर नर्स को देखा। जुगल किशोर उसकी आंखों का इशारा समझकर डॉक्टर से कह उठा। ये मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इनके पास वक्त कम है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। इनको ये तीसरा हार्ट अटैक है। मुझे तो हैरानी है कि अब तक जिंदा क्यों हैं। डॉक्टर, नर्स और वो कर्मचारी वहाँ से बाहर निकल गए। मनोहर पाटिल ने जुगल किशोर का हाथ सख्ती से थाम रखा था। जुगल किशोर की निगाह मनोहर पाटिल पर थी। वो मेरा सूटकेस कहाँ है? पाटिल के होठों से धीमा कांपता कमज़ोर स्वर निकला। मेरी कार की डिग्गी में। जुगल किशोर ने मनोहर पाटिल के चेहरे पर निगाहें टिकाए कहा। उसमें 5 करोड़ से ऊपर रुपया पड़ा है। 5 करोड़? जुगल किशोर को विश्वास नहीं हुआ कि वो 5 करोड़ से ऊपर का मालिक बन गया है, लेकिन चेहरा शांत रहा जुगल किशोर का। 5 करोड़ से ऊपर वाला बैग तो मेरे बेटे को दे देना, मनोहर पाटिल ने धीमे स्वर में कहा। मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो सब उसे बताना और कहना कि जो काम मैं नहीं कर सका उसे वो पूरा करे। पाठ को, जैसा कि आप पूर्व कहानी में ये बात जान चुके हैं कि चांदी सोने जैसा मुकुट रामन ही उस दुनिया से लेकर इस दुनिया में भीमा द्वारा भेजा गया था। रामन यानी कि जुगल किशोर नाम है उसका इस जन्म में। इस कहानी में यहीं से जुगल किशोर की एंट्री हुई और यहीं से मुकुट की कहानी शुरू हुई थी। ये बात इस वक्त आपको बताई जा रही है। आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दे दें, जुगल किशोर ने टरकाने वाले स्वर में कहा। मैं उसे बुला देता हूँ। आपको जो भी कहना हो वो अपने से कह दे। मैं अब ज़्यादा देर का मेहमान नहीं हूँ। ये मेरा तीसरा हार्ट अटैक है। मैं किसी भी पल इस दुनिया से जा सकता हूँ। तू जा या ना जा, मैं तो तेरे 5 करोड़ का मालिक बन गया। तू अब मुझे इजाज़त दे। जुगल किशोर मनी मन मुस्कुराया। जल्दी कह जो भी तू कहना चाहता है, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। मनोहर पाटिल ने जुगल किशोर का चांदी और सोने वाले मुकुट के बारे में बताया। जुगल किशोर आराम से सुनता रहा। सेफ बैंक लॉकर नंबर बताया, 63 लॉकर नंबर, जुहू बीच पर ब्रांच बताई। सब कुछ बताया जिसकी इस बारे में ज़रूरत हो सकती थी। सुनते सुनते जुगल किशोर के कान खड़े हो चुके थे। मनोहर पाटिल की सांसें उखड़ने लगी थी। ये सब कुछ मेरे बेटे को बता देना। उसके पास बहुत पैसा है, पैसे का इंतज़ाम वो कर लेगा। उसे कहना कि उसका बाप कह रहा था कि सत्तर प्रकाश घोरपड़े के पास जाना। ये 5 करोड़ उसे बयाने के तौर पर दे देना। बाकी का सौदा भी जितने में होता है कर ले। उसे कहना कि इस काम को देवराज चौहान या मोना चौधरी कर सकते हैं और इन लोगों से घोरपड़े की अच्छी पहचान होगी या फिर घोरपड़े पहचान निकाल लेगा। जुगल किशोर के मस्तिष्क में आंधियाँ सी उठने लगी थी। देवराज चौहान तो उसे भी जानता था। 1, 2 या 3 बार मुलाकात हो चुकी थी, पर मोना चौधरी से शायद इसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। वो जो सोने चांदी वाला मुकुट है, उसका सोना सोना नहीं है। वो किसी अजीब धातु का बना हुआ है जो शायद इस दुनिया में नहीं होती। होती है तो कम ही होती। पाटिल, जुगल किशोर की निगाह मनोहर पाटिल के चेहरे पर जा टिकी। तुझे उस चांद सूरज वाले मुकुट के बारे में किसने बताया? तुझे किसने बताया कि वो सेफ बैंक के लॉकर नंबर 63 में? तेरे को किसने कहा कि? मैंने जो भी तेरे को बताया वो सब पक्की खबर है, सुना तूने। पर तेरे को किसने? मैं होटल में मजूमदार का इंतज़ार कर रहा था। उसने वहाँ मुझे मिलने आना था 12 बजे और उसने ही मुझे घोरपड़े के पास ले चलना था। परंतु मुझे हार्ट अटैक। मेरी कमीज़ में ये जो कागज़ पर लिखा फ़ोन नंबर मजूमदार का ही है। ये कागज़ ले लो, मेरे को दे। एकाएक मनोहर पाटिल का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें भी खुली की खुली रह गई। वो बेदम हो चुका था। उसकी जान निकल चुकी थी। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली और इसकी कमीज़ की जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला। उस पर मजूमदार और मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा था। जुगल किशोर ने वो कागज़ अपनी जेब में डाल लिया था। मनोहर पाटिल अभी तक उसके सामने मुंह और आंखें खोले पड़ा था। जुगल किशोर पाटिल के मृत शरीर से हटा कमरे से बाहर निकल आया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
जब रिसेप्शन के आगे से गुजरा तो रिसेप्शनिस्ट बोली, सर आपका 50,000। उसने 50 की गड्डी जुगल किशोर की तरफ बढ़ाई। जुगल किशोर ने वो गड्डी लेकर अपनी जेब में ठूसी। जुगल किशोर इनसे और भी पैसे ले सकता था, परंतु तब पाटिल की लाश को भी ले जाना पड़ता। अभी इसलिए चुप्पी छाई हुई थी कि ये लोग जानते नहीं थे कि पाटिल मर चुका है। बाहर आकर जुगल किशोर कार पर बैठा और कार आगे बढ़ा दी। जुगल किशोर बेहद खुश था क्योंकि वो 5 करोड़ का मालिक बन चुका था। जुगल किशोर शाम 4 बजे अपनी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 204 में पहुंचा। सोसाइटी में खूब चहल पहल थी। रोज़मर्रा की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लोग आ जा रहे थे। लेकिन जुगल किशोर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा था। वो करोड़पति बन चुका था। 5 करोड़ से ज़्यादा की रकम थी। कहाँ वो 5-10 लाख कोई बहुत बड़ा हाथ मानता था, तो अब कहाँ करोड़ों उसके हाथ लग चुके थे। जुगल किशोर का मस्तिष्क हवा में उड़ रहा था। जैसे उसने अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग में कार रोकी और इंजन बंद करके बाहर आ गया। बाहर निकलते उसने बाहें उठाकर अंगड़ाई ली, फिर शीशे ऊपर किए, आसपास देखा। 2-3 लोग कार पार्किंग लगा या उठवा रहे थे। जुगल किशोर ने कार के बोनट पर हाथ मारा, फिर डिग्गी की तरफ बढ़ गया। डिग्गी बंद थी। जुगल किशोर ने चाबी लगाकर डिग्गी को खोला, फिर तुरंत ही डिग्गी को बंद कर दिया। सूटकेस साहब डिग्गी में बैठे आराम फरमा रहे थे। डिग्गी को चाबी लगाकर लॉक किया, फिर रिमोट से कार को लॉक किया। इस दौरान उसकी निगाह आसपास भी घूम रही थी। उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। कुछ पल सोचकर जुगल किशोर ने कार खोली, डिग्गी खोली और उस भारी सूटकेस को उठाकर डिग्गी से बाहर रखा। उसने उसके बाद कार बंद की और सूटकेस के पहियों के सहारे लेता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। इस वक्त पार्किंग में इक्का दुक्का ही लोग थे। 3 मिनट के बाद सूटकेस को धीमे धीमे खींचता जुगल किशोर लिफ्ट के पास पहुंचा। वहाँ 3 लिफ्ट लगी नजर आईं। बीच वाली लिफ्ट खाली थी। जुगल किशोर लिफ्ट के भीतर सूटकेस के साथ प्रविष्ट हुआ और दूसरी मंजिल का बटन दबा दिया। चंद सेकंडों में लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंचकर रुकी। दरवाजे खुले। जुगल किशोर सूटकेस के साथ लिफ्ट से बाहर निकला और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। लोग आ जा रहे थे, परंतु किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। यहाँ उसकी एक आध को छोड़कर किसी से पहचान भी नहीं थी। कुछ लोग उसे बस इतना ही जानते थे कि 204 नंबर के फ्लैट में अकेला रहता है। ये फ्लैट भी 6 महीने का एडवांस किराया देकर प्रॉपर्टी डीलर से लिया था। जब 6 महीने पूरे हो गए तो जुगल किशोर ने अगले 6 महीने का किराया दे दिया था। इस तरह जुगल किशोर को फ्लैट किराए पर मिला था। 204 नंबर फ्लैट के सामने जाकर जुगल किशोर ठिठका। उसने जेब से फ्लैट की चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। वह भीतर से सिटकनी लगाकर उसने 2-3 लंबी लंबी गहरी सांसें ली। अब वो पूरी तरह 5 करोड़ का मालिक बन चुका था। जुगल किशोर का चेहरा पूरी तरह चमक रहा था। उसने सूटकेस को भीतर बेडरूम के बेड पर रखा और फ्रिज में से बियर का कैन उठाकर उसे खोला और होठों से लगा लिया। 2-4 घूंट गले से नीचे उतरे तो जुगल किशोर को राहत मिली और फिर उसने सूटकेस की चाबी उठाकर उसे खोला और उसका ढक्कन उठा दिया। भीतर 2-2 हज़ार की गड्डियों से बैग लदा पड़ा था। ऊपर तक गड्डियाँ भरी नजर आ रही थीं। बियर के 2 घूंट भरकर उनको एक तरफ रखा और सूटकेस की गड्डियाँ निकालकर बेड पर रखने लगा। 7-8 मिनट में सूटकेस की सारी गड्डियों का ढेर बेड पर लगा चुका था। फिर जुगल किशोर ने उस सूटकेस को एक तरफ रखा और दूसरे कमरे से काले रंग का इसी साइज़ का सूटकेस लाकर बेड पर रखा और गड्डियाँ गिन गिन कर सूटकेस में भरने लगा। पूरा 5 करोड़ ही तो सूटकेस में आ सका था। 10 ऊपर था, जिसमें से 1.5 लाख उसने हॉस्पिटल में मनोहर पाटिल के लिए इलाज के लिए दिया था। बाकी का 8.5 उसने सूटकेस के बाहर ही रहने दिया और 5 करोड़ को सूटकेस में बंद करके एक लकड़ी की अलमारी के भीतर रखा और दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी जेब में रख ली। वो करोड़पति बन चुका था। इस बात से जुगल किशोर को हौसला मिला। जुगल किशोर ने बाकी 8 लाख उठाकर एक टेबल के ड्रॉर में रखा। फिर दरवाज़ा खोलकर बालकनी में गया। रात के 10 बज रहे थे। बाहर अंधेरा छा गया था। उसे ध्यान आया कि सुबह से उसने नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया। इतने पैसे घर छोड़कर बाहर जाने का ख्याल ही नहीं उठता था। ऐसे में उसने खाना घर पर ही मंगवा लिया। खाना खाते हुए मनोहर पाटिल की बातें याद आने लगी। सोने चांदी वाला मुकुट जुहू बीच के सेफ बैंक के लॉकर नंबर 63 में रखा हुआ है। सोना नहीं, असल में वो किसी खास धातु का बना हुआ है जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो उसे अमूल्य कहा जाता है। उसके लिए ही वो घोरपड़े को ये 5 करोड़ देने जा रहा था। एक बार घोरपड़े ने यह हाथ में ले लिया तो समझो फिर ये काम हो गया। घोरपड़े ने हाँ कहकर 5 करोड़ रख लिया तो समझो काम हो गया। इस काम को कोई डकैती मास्टर ही कर सकता है। घोरपड़े की पहुंच ऐसे डकैती मास्टर तक तो होगी ही। मनोहर पाटिल की हर बात अब जुगल किशोर के मस्तिष्क में टकराने लगी थी। मनोहर पाटिल ने उसे शरीफ समझा था। इस कारण सब कुछ उसे बताकर कहा कि उसके बेटे को ये बातें बताकर इन नोटों के साथ घोरपड़े के पास जाए
और सब कुछ उसे बताए, उसे तैयार करे इस काम के लिए। जुगल किशोर ने खाना खाया, फिर हाथ मुंह धोकर कॉफ़ी बनाई और कुर्सी पर आ बैठा। कॉफ़ी के घूंट भरते जुगल किशोर पाटिल की बातों पर गौर करता रहा। पाटिल ने उससे जो कहा वो यूं ही नहीं कहा होगा। वो ये बात अपने बेटे के हवाले करना चाहता था। मतलब कि मनोहर पाटिल का बेटा भी कोई नामचीन व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसका बाप किस धंधे में पड़ा हुआ है। उसके द्वारा वो अपने बेटे को चांद सूरज वाले मुकुट की बात बताना चाहता था। चूँकि अब जुगल किशोर करोड़पति बन चुका था, इसलिए अब वो करोड़ों की बात सोच रहा था। आज कितनी आसानी से उसने 5 करोड़ हथिया लिए। अगर वो चांदी और सोने वाला मुकुट हथिया ले तो फिर जाने कितने करोड़ कमा लेगा। घोरपड़े को तो वो आसानी से पटा लेगा। बाकी की रकम देने को तो जुगल किशोर राजी नहीं था, ना उसने देनी थी। वो मुकुट घोरपड़े के पास आया नहीं था कि उसने उसे उड़ा ले जाना था। जुगल किशोर ने मजूमदार से मिलने का फैसला कर लिया। 5 करोड़ उसने घोरपड़े को देने का फैसला किया कि वो उसके लिए जुहू बीच में स्थित सेफ बैंक के लॉकर नंबर 63 से सोने चांदी वाला मुकुट निकाल कर उसके हवाले कर सके। जुगल किशोर जानता था कि वो घोरपड़े के सामने इस तरह पेश आएगा कि घोरपड़े तो क्या, उसकी पुश्तें भी उसकी बात फटाफट मानेंगी। मनोहर पाटिल की जेब से निकला मजूमदार का नंबर उसके पास था। पाटिल ने कहा था कि मजूमदार उसे घोरपड़े के पास पहुंचा सकता है। तब पाटिल भी होटल में मजूमदार के आने का इंतज़ार कर रहा था। तो अब जुगल किशोर ने मजूमदार को फ़ोन करना था। जुगल किशोर ने सोचा कि सुबह फ़ोन करेगा, वो अब आराम से सोना चाहता था। तो अब जुगल किशोर 5 करोड़पति नहीं 50 करोड़पति बनना चाहता था। अगले दिन सुबह नहा धोकर कपड़े बदले और ब्रेड बटर के टोस्ट तैयार करके कॉफ़ी के साथ नाश्ता किया तो दिन के 11 बज रहे थे। तब जुगल किशोर ने मनोहर पाटिल के पास से मिले मजूमदार का नंबर डायल किया। 3-4 बैल जाने के बाद उधर से मर्दाना आवाज़ आई, हेलो, मजूमदार साहब बोल रहे हो? जुगल किशोर ने शरीफाना अंदाज में पूछा। जी हाँ, आप कौन हैं? जुगल किशोर हूँ मैं। कहिए। सुना है आप सत्यप्रकाश घोरपड़े के नज़दीकी हैं। क्या मतलब? इस बार घोरपड़े मजूमदार की आवाज़ में उलझन भरी। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे घोरपड़े से मिलना है, मिलवा दीजिए, 1 लाख रुपये आपका हुआ। कुछ रुककर मजूमदार की आवाज़ जुगल किशोर के कानों में पड़ी। आपको मेरा नंबर किसने दिया? उसी ने जिसने कहा कि मैं आपको मिस्टर घोरपड़े तक पहुंचा सकता हूं, वो मेरा खास है। उसका नाम वो नहीं बता सकता। घोरपड़े साहब से आपको क्या काम है? घोरपड़े को मेरा काम पसंद आएगा। जानते हो कि घोरपड़े साहब कितने बड़े आदमी हैं? मजूमदार की आवाज़ में गंभीरता थी। जानता हूँ, तभी तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। हो सके घोरपड़े साहब धक्के मारकर आपको बाहर, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अपना 1 लाख रुपया ज़रूर लूँगा। वो तो मैं घोरपड़े साहब के सामने पहुँचते ही आपको, उनके सामने नहीं, ज़रा उनकी निगाहों से बचकर मुझे लाख देना। समझ गया। अगर तुम्हें घोरपड़े साहब पसंद करें तो यही कहना तुम मेरे पुराने पहचान वाले हो। ये भी समझ गया। तुम मुझे 1.5 घंटे के बाद सायन इलाके के चौराहे पर दाईं तरफ मिलो। दाईं तरफ मेरी ऑल्टो कार खड़ी। ऑल्टो? ऑल्टो ले आऊं? जुगल किशोर ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक है। मजूमदार के गहरी सांस लेने की आवाज़ जुगल किशोर के कानों में पड़ी। ऑल्टो से ही आ जाओ। एक बात बताऊं तुम्हें? क्या? उड़ान कितनी भी ऊंची हो, लेकिन सवारी छोटी हो तो किसी की नज़र नहीं पड़ेगी तुम पर। अब से 1.5 घंटे बाद हम सामने चौराहे के दाईं तरफ मिल रहे हैं। करीब 3 बजे मजूमदार उसे लेकर जैसे तैसे घोरपड़े के सामने हाजिर हुआ। घोरपड़े और जुगल किशोर ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। जुगल किशोर काला सूटकेस ढकेलता हुआ साथ लाया था। घोरपड़े ने उसके सूटकेस को ध्यान से देखा। क्या नाम है? घोरपड़े ने पूछा। तुम सत्यप्रकाश घोरपड़े हो? जुगल किशोर ने पूछा। हाँ। अपना परिचय दिखाओ। क्या? घोरपड़े के माथे पर बल पड़े। मैंने घोरपड़े को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए जानना चाहता हूँ कि तुम ही घोरपड़े साहब हो? जुगल किशोर ने शांत स्वर में पूछा। कमाल है, घोरपड़े ने मजूमदार पर नज़र मारते हुए कहा। तुम्हें मजूमदार पर भी विश्वास नहीं? घोरपड़े साहब, मजूमदार अपनी हड़बड़ाहट छुपाकर बोला, ये जुगल किशोर की आदत है कि जब भी किसी नए बंदे से मिलता है तो सबसे पहले उनका परिचय पत्र देखता है। आप भी कुछ दिखा दीजिए। अजीब आदत है। घोरपड़े ने जुगल किशोर को घूरा। तुम्हें किसी ने अपने पास से भगाया नहीं? 1-2 ने भगा दिया था, जुगल किशोर ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ तो उन्होंने मेरे पास आने की बहुत कोशिश की, परंतु मैंने उन्हें पास नहीं फटकने दिया। क्या मैं जाऊँ यहाँ से? अगर तुम्हारे यहाँ आने की वजह मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हारी खैर नहीं, घोरपड़े ने कहा। वो वजह तो मजूमदार के होते आपको पसंद आ जाएगी। घोरपड़े ने आधार कार्ड निकालकर जुगल किशोर को दिखाया। आधार कार्ड पर सत्यप्रकाश घोरपड़े की फ़ोटो थी, नाम था, एड्रेस था। जुगल किशोर ने कार्ड घोरपड़े को वापस दे दिया। अब बता, तू मेरे पास क्यों आया? घोरपड़े ने तीखे स्वर में पूछा। जुगल किशोर ने मजूमदार से कहा, तू दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो, इधर पीट करके, 1 मिनट के लिए। मजूमदार ने जुगल किशोर को देखने के बाद सूटकेस को देखा, फिर दरवाजे के पास पीट करके खड़ा हो गया।
जुगल किशोर ने फौरन बंद चाबी निकालकर सूटकेस खोला, उसका ढक्कन उठाया। 2000 की गड्डियों से भरा सूटकेस घोरपड़े ने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। जुगल किशोर सूटकेस बंद करता क्या उठा। अब मैं जाऊं या रुकूं? जाना क्यों है भाई तेरे मेरे? तू यहीं रोक। 1 मिनट, मैं ज़रा मजूमदार को विदा कर आऊँ। कहकर जुगल किशोर मजूमदार के पास पहुंचा। तब जुगल किशोर ने सूटकेस से नोट निकाले। 1 लाख के 100-100 के नोट थे। वो नोट की गड्डी मजूमदार के हाथ में थमा दी। मजूमदार घोरपड़े को नमस्कार करता वहाँ से चला गया। जुगल किशोर वापस सूटकेस के पास आया। घोरपड़े बड़ी आशा भरी निगाहों से सूटकेस को देख रहा था। उस कमरे में कोई और नहीं था। तुम क्या चाहते घोरपड़े साहब? जुगल किशोर मुस्कुराया। 1 गिलास पानी, फिर बढ़िया सी कॉफ़ी। घोरपड़े साहब ने फ़ौरन घंटी बजाई। नौकर हाजिर हो गया। घोरपड़े ने उससे पानी और कॉफ़ी लाने को कहा। नौकर तुरंत बाहर निकल गया। कितना पैसा है सूटकेस में? घोरपड़े उसके सामने ही सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। जुगल किशोर भी बैठते हुए बोला, 5 करोड़। इतना बड़ा माल लेकर तुम मेरे पास आ गए? मैं तुम्हें इसी वक्त ख़त्म ही करवा सकता हूँ। मुझे ख़त्म करवाने की क्या ज़रूरत है? जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा। यहाँ से धक्के देकर मुझे बाहर निकाल दीजिए, रुपया आपका हो गया। घोरपड़े ने आंखें सिकुड़कर जुगल किशोर को देखा। और तुम कुछ नहीं करोगे? घोरपड़े साहब के सामने मैं कर ही क्या सकता हूँ? जुगल किशोर मुस्कुरा रहा था। वैसे जिसने मुझे यहाँ का पता बताया उसने मुझे स्पष्ट कहा है कि आप ज़ुबान वाले काम करते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, कभी गड़बड़ वाले काम नहीं करते। तभी नौका ट्रे में 2 गिलास पानी रखे वहाँ आया। एक उसने गिलास जुगल किशोर को दिया, दूसरा गिलास वो टेबल पर रखकर वापस चला गया। जुगल किशोर ने पानी पिया और खाली गिलास टेबल पर रखता हुआ बोला, ये 5 करोड़ आपके लिए हैं, ले लीजिए। सत्यप्रकाश घोरपड़े की आंखों में लालच के भाव उभरे। मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? ये 5 करोड़ बयाना है, करोड़ों की रकम तो मिलना बाकी है तुम्हें। घोरपड़े चौंका। ये 5 करोड़ बयाना है? हाँ, और तुम्हें इसकी रसीद देने की भी ज़रूरत नहीं। कई करोड़ों की रकम तुम्हें अभी और मिलेगी। काम छोटा सा है, एक बैंक के लॉकर से चांदी सोने वाला मुकुट चोरी करके मेरे हवाले करना है। बैंक लॉकर नंबर मैं बताऊंगा, छोटा सा काम। तुम्हें कई करोड़ की रकम मिल रही है, ठीक है ना मिस्टर घोरपड़े? घोरपड़े जुगल किशोर को देखने लगा। क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम बैंक लॉकर लूटने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा रकम दे रहे हो? घोरपड़े बोला। तुम्हें लेने में ऐतराज़ है? जुगल किशोर मुस्कुराया। वो बात नहीं, मैं तो सुनो घोरपड़े। जुगल किशोर अब अपने अंदाज पर आ गया। तुम्हें क्या मिल रहा है बातें छोड़ दो, उस मुकुट में क्या है ये बात छोड़ दो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस मुकुट को लॉकर से निकाल कर मेरे हवाले करना है। लेकिन और कोई भी बात तुम नहीं पूछोगे। पूछोगे तो मैं ये सूटकेस लेकर चला जाऊंगा, किसी और को ढूंढ लूँगा। लेकिन मुझे भेजने वाले ने कहा है कि ये काम तुम अच्छी तरह कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। घोरपड़े के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह काम कौन कौन कर सकता है। घोरपड़े ने प्रश्न भरी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। इस काम को देवराज चौहान, डकैती मास्टर देवराज चौहान आसानी से कर सकता है। मोना चौधरी आसानी से कर सकती है। घोरपड़े ने सोफे पर पहलू बदला। तुम इन दोनों में से किसी को जानते हो? घोरपड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नौकर 2 कॉफ़ी टेबल पर रखकर चला गया। मेरे साथ काम करके तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं ऐसे काम करता रहता हूँ, आगे भी कराऊंगा, जुगल किशोर ने कहा। घोरपड़े एकाएक मुस्कुराकर बोला, अगर मैं मुकुट तुम्हारे हवाले कर दूँ तो और कितने करोड़ मुझे दोगे? उसकी तुम चिंता मत करो। फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, घोरपड़े ने कहा। जो भी मुनासिब रकम हम में तय होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। पैसे की फ़िक्र मत करो, मुकुट की सोचो। कॉफ़ी लो। घोरपड़े ने कॉफ़ी का प्याला उठा लिया। जुगल किशोर ने भी कॉफ़ी का प्याला उठाकर घूंट भरा। उसके बाद जुगल किशोर और घोरपड़े के बीच ढेरों बातें होती रहीं। घोरपड़े ने पैसा रख लिया कि जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा, मुझे कुछ करने का थोड़ा वक्त दो। जुगल किशोर ने उसकी ये बात मान ली। ये याद रखना कि तुम ना तो मेरे बारे में जानोगे, ना ही मुकुट के बारे में, कि वो मुझे क्यों चाहिए। अगर तुमने ये सब बातें जानने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं ये 5 करोड़ भी भूल जाऊंगा और तुम्हें भी भूल जाऊंगा। मेरे पास और लोग भी हैं काम करने वाले। अगर तुमने शराफत से मेरा काम किया तो तुम मेरे पक्के काम करने वाले बन जाओगे। जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। चिंता मत करो, ना तो मैं तुम्हारे बारे में पता करूंगा ना मुकुट के बारे में। जब मुझे तुम पर विश्वास पक्का हो जाएगा तब तुम मेरे बारे में जान लोगे। जान लूँगा मतलब? मैं खुद बताऊंगा तुम्हें। जुगल किशोर झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। सत्यप्रकाश घोरपड़े का मुस्कुराता चेहरा हिल रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि आसामी मोटा है, धीरे धीरे इसे काटते रहो। ये बात 12 दिन पहले की थी। यहीं से जुगल किशोर से ही मामला चालू हुआ था। जुगल किशोर ही तो वह रामन था जो पिछले से पिछले जन्म में चांदी सोने वाले मुकुट के साथ इस ज़मीन पर आया था और मुकुट को महज 100 रुपये में बेच दिया था, और अब उसी मुकुट को पाने के लिए करोड़ों रुपए घोरपड़े को दे रहा था। परंतु ये बात जुगल किशोर यानी रामन को पता नहीं थी। अब भी वो यही सोचकर कोशिश कर रहा था कि मुकुट हासिल करके वो 50 करोड़
का यह ज़्यादा का मालिक बन जाएगा, फिर अपनी सारी ज़िंदगी शान से बिताएगा। वरना 5 या 10 लाख का बड़ा हाथ मारने वाला 5 करोड़ जैसी बहुत बड़ी रकम को वो कैसे घोरपड़े के हवाले कर देता। जुगल किशोर तो बस इतना सोच रहा था कि वो मुकुट घोरपड़े के हाथ लग जाए। उसके बाद उसे उड़ा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी। एक एक प्याला कॉफ़ी पीनी थी। जुगल किशोर ने एक गोली प्याले में डाल देनी थी घोरपड़े के। उसके बाद कॉफ़ी पीते ही घोरपड़े बेहोश और वो मुकुट के साथ वहाँ से निकल जाता। जुगल किशोर ने सारा प्लान बना रखा था। तुमने मजूमदार को नोट क्यों दिए? एकाएक घोरपड़े ने पूछा। तो इसे पता चल गया था, जुगल किशोर मुस्कुराकर बोला। मजूमदार के पास शाम तक का वक्त नहीं था। शाम के बाद मुझे तुम्हारे पास ले जाने की बात कर रहा था, जबकि मेरी नज़रों में एक तुम थे, एक दूसरा था। उससे भी आज ही मिलना था, लेकिन मैं एक बार तुम्हें भी आजमाना चाहता था। इसलिए मैंने मजूमदार से कहा कि वो अभी मुझे तुम्हारे पास ले चले तो उसे ₹1,00,000 दूंगा, और वो तैयार हो गया। पैसा है ही ऐसी चीज़। घोरपड़े ने सोफ़ा छोड़ा और काले सूट के इसके पास पहुंचकर उसे खोल कर देखा। घोरपड़े की आंखों की चमक तीव्र हो उठी। इन्हें गिनने की तो ज़रूरत नहीं, कल इस वक्त तक तुम गिन सकते हो। जुगल किशोर भी उठ खड़ा हुआ। 5 करोड़ रुपए तुम मुझे देकर जा रहे हो? तुम्हें विश्वास है कि तुम मुझ पर सही भरोसा कर रहे हो? इससे कहीं ज़्यादा करोड़ मेरे कई कई लोगों के पास पड़े हैं और किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। जुगल किशोर मुस्कान के साथ बोला। साथ ही उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं ये 5 करोड़ दबा कर ना बैठ जाए। जुगल किशोर ने वहाँ से निकलकर सबसे पहले मजूमदार को फ़ोन किया कि उसे बता सके कि उसने पैसे क्यों लिए, ताकि घोरपड़े उससे पता करे तो उसे वही बात मालूम हो जो कि उसने घोरपड़े से कही है। इसके बाद जुगल किशोर सत्यप्रकाश घोरपड़े की निगरानी पर लग गया। जुगल किशोर की ज़िंदगी का एक एक पल घोरपड़े पर था। आखिर उसके पास अपना वो 5 करोड़ छोड़ कर आया था। उसकी खातिर वो कुछ कर रहा है या नोट दबा कर बैठ गया, लेकिन जुगल किशोर ज़्यादा भी नहीं जान पाया। वो फ़ोन पर किसी से क्या बात करता था ये उसे नहीं पता लग पाता था। उसी शाम को घोरपड़े अपने बंगले से निकला था। बड़ी सी गाड़ी थी। 3 आदमी उसके साथ होते थे। कोई एक गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता, बाकी दो उसे घेरे पिछली सीट पर अगल बगल बैठ जाते। जहाँ घोरपड़े को अकेले जाना होता वहाँ इन तीनों को छोड़कर अकेले ही जाता, तो कहीं पर इन्हें साथ ही ले जाता। रोज़ ही घोरपड़े घर से निकलता और 3-4 जगह होकर घर में आ जाता। जुगल किशोर ज़्यादा निगरानी इसलिए नहीं कर रहा था कि घोरपड़े के पास जाने में खतरा था। वो उसे पहचान सकता था, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर था। 2 दिन के बाद उसने घर से निकलना बंद कर दिया। जुगल किशोर ने उसके निकलने का इंतज़ार किया, परंतु 2 दिन से वो नहीं निकला बाहर। कहीं वो उसका 5 करोड़ दबाकर तो नहीं बैठ गया। तीसरी सुबह 11 बजे जुगल किशोर ने घोरपड़े को फ़ोन किया। हेलो। घोरपड़े की आवाज़ जुगल किशोर के कानों में पड़ी। नमस्कार घोरपड़े साहब। ओह जुगल किशोर जी, नमस्कार साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया है कि काम का क्या हुआ। आज 5वां दिन तुम्हारा काम शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है? कैसे? अब तेरे को क्या बताना, बस शुरू हो चुका है। घोरपड़े ने गंभीर स्वर में कहा। हम दोनों की बात है, अगर थोड़ा सा कुछ पता चल जाए तो बात बाहर तो नहीं जाएगी? घोरपड़े ने धीमे स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं जाएगी। वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है ना? जुगल किशोर के तन के बाल जैसे खड़े हो गए। हाँ। जुगल किशोर की आंखों के सामने देवराज चौहान का चेहरा नाचा। उसके बारे में एक आदमी जानता है कि उसका साथी सोहनलाल कहाँ रहता है। सोहनलाल के द्वारा देवराज चौहान को फांसा जा रहा है। 4-5 दिन और बीत जाने दे, फिर सोहनलाल को फांसा जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? वो देवराज चौहान। भाई जुगल किशोर, तू इन बातों में मत आ। तेरे को सोने चांदी वाला मुकुट चाहिए ना, वो अगले 10 दिन या 12 दिन तक मिल जाएगा। मुकुट हाथ में आते ही मैं तेरे को फ़ोन करूँगा, कहकर घोरपड़े ने फ़ोन बंद कर दिया था। जुगल किशोर के शरीर के बाल अभी तक खड़े के खड़े थे। इस समय तो वो हिलने डुलने की स्थिति में भी नहीं था। घोरपड़े देवराज चौहान को तैयार करने में लगा था। उसके कहे काम को देवराज चौहान करेगा। उसका आदमी सोहनलाल उसकी निगाहों में था। सोहनलाल के द्वारा ही देवराज चौहान को फांसा जा रहा है। घोरपड़े ने कहा है कि काम शुरू कर दिया गया है। कैसा काम? घोरपड़े तो चारों दिनों से उसके सामने रहा था, उसने तो कुछ भी नहीं किया। 5 दिन हो गए, आज तीसरे दिन वो घर पर बैठा था। तो क्या घोरपड़े ने फ़ोन पर ही बैठे बैठे किसी से या फिर किसी से मिला भी होगा, परंतु उसने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना होगा कि वो कौन है जो घोरपड़े के लिए काम करता रहता है? देवराज चौहान। तो क्या देवराज चौहान घोरपड़े की नज़र में आकर ये डकैती करेगा? देवराज चौहान को उसकी मर्ज़ी के अनुसार ही हिलाया जा सकता है। उससे इस तरह का काम लेना ठीक है? तो क्या देवराज चौहान उसके लिए डकैती करेगा? जुगल किशोर के मस्तिष्क में आंधी सी आ रही थी। आखिर घोरपड़े करना क्या चाहता है? देवराज चौहान से जुगल किशोर मिल चुका है, वो उसे अच्छी तरह जानता है। अगर इन मामलों में देवराज चौहान ने जुगल किशोर का नाम सुन लिया तो फिर जाने देवराज चौहान क्या करे। ये बात वो घोरपड़े से कह भी नहीं सकता था, वरना उसकी पोल खुल जाती। जुगल किशोर को लगा इस मामले में हाथ डालकर उसने अपना 5 करोड़ गंवा दिया है। 5 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उससे वो अपनी ज़िंदगी के कई मसले संवार सकता था, परंतु वो सारा पैसा घोरपड़े के हवाले कर चुका था।
अब तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में था। जुगल किशोर ने हिम्मत बटोरी कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। देवराज चौहान को पता नहीं चलेगा कि इस मामले के पीछे वो है। सारा काम ठीक ठाक ढंग से निपट जाएगा और घोड़पड़े उसके सामने मुकुट रख देगा। यही विचार जुगल किशोर को भी ठीक लगा था अपने लिए। जुगल किशोर ने घोड़पड़े का पीछा नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगा रहा। 4 दिन बाद दिन के 11:30 बजे जुगल किशोर ने घोड़पड़े को अपनी कार में निकलते देखा। यूं घोड़पड़े का घर से निकलना आम बात थी, लेकिन अगले 4 दिन में वो कई बार बाहर निकला था। गार्ड्स उसके साथ होते थे, परंतु आज उसके साथ कोई भी नहीं था। वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। जुगल किशोर सतर्क हो उठा। घोड़पड़े का इस तरह बाहर निकलना इस तरफ इशारा करता था कि वो जिस काम के लिए जा रहा है वो काम अपने आदमियों को भी दिखाना नहीं चाहता। घोड़पड़े ऐसे ही किसी काम के लिए बाहर निकला है। जुगल किशोर ने अपनी कार घोड़पड़े की कार के पीछे डाल दी। जुगल किशोर इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि घोड़पड़े की कार निगाहों से ओझल ना हो। जुगल किशोर ने पीछा जारी रखा। 35-40 मिनट के बाद घोड़पड़े की कार कई मंजिला अपार्टमेंट में प्रवेश करती चली गई। जुगल किशोर भी कार घोड़पड़े की कार के पीछे ले जाने लगा तो 2 गार्डों ने उसे रोका। आप कहाँ भीतर? एक गार्ड ने पूछना चाहा। मैं घोड़पड़े के साथ आया हूँ, तुम्हें उन्होंने बताया नहीं? जुगल किशोर ने हक भरे स्वर में कहा। गार्ड्स ने उसकी कार को भीतर जाने दिया। जुगल किशोर ने उसी तरफ कार को मोड़ा जिस तरफ घोड़पड़े ने मोड़ा था। चंद कारों के आगे घोड़पड़े को कार की एक कतार में कार को लगाते देखा तो जुगल किशोर ने भी अपनी कार को एक तरफ कारों के पास ले जा खड़ा किया। आखिर यहाँ घोड़पड़े करने क्या आया है? कोई लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? नहीं, लड़की के चक्कर में घोड़पड़े पड़ने वाला नहीं है, कोई दूसरा ही मामला हो सकता है। घोड़पड़े अपनी कार से उतरकर लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जुगल किशोर सावधानी से उसके पीछे था। लिफ्ट पर न जाकर उसने सीढ़ियां पकड़ी तो जुगल किशोर समझ गया कि घोड़पड़े ने पहली या दूसरी मंजिल पर ही जाना है। खुद को घोड़पड़े से बचाते हुए उस पर नज़र रखे हुए था। पहली मंजिल पर एक फ्लैट की बेल बजाते पाया घोड़पड़े को। फौरन ही दरवाज़ा खुला। घोड़पड़े भीतर प्रवेश हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। जुगल किशोर तुरंत ही दरवाजे पर जा पहुंचा। इस समय फ्लैट पर कोई और नज़र नहीं आ रहा था। कॉफ़ी बना दी? घोड़पड़े की आवाज़ जुगल किशोर के कानों में पड़ी। बन रही है बाबूजी। जल्दी बनाओ, तू जा, मेरे किसी मेहमान ने आना है। मेहमान ने आना है? जुगल किशोर ने सोचा, इसका मतलब इस फ्लैट पर कोई रहता नहीं है। मीटिंग वगैरह के लिए ही ये फ्लैट इस्तेमाल होता है, जैसे कि आज होने जा रहा था। जुगल किशोर वहाँ से हटा और 25 कदम दूर जाकर बालकनी पर जा खड़ा हुआ। वहाँ से वो नीचे का हर तरफ का मामला देख सकता था, जबकि उसकी निगाह तो घोड़पड़े के फ्लैट के दरवाजे पर ही टिकी थी। 15 मिनट बाद फ्लैट का वो दरवाज़ा खुला और 40-42 साल की औरत बाहर निकली और पैदल ही चलती हुई इसके पास से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। फिर फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो गया। नौकरानी चली गई थी। अब जुगल किशोर को उसका इंतज़ार करना था, जिससे मिलने घोड़पड़े यहाँ आया था। जुगल किशोर वहाँ बालकनी में खड़ा बाहर झांकता रहा। वो बालकनी करीब 14 फीट बड़ी थी, राहदारी में थी, सीढ़ियों की तरफ थी। वहाँ से होते हुए फ्लैटों की तरफ जाया जा सकता था। हर माले पर करीब 4 फ्लैट थे और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दूसरी तरफ वाली रॉ की तरफ घूम जाया जाए तो वहाँ 4 फ्लैट वहाँ भी थे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर इसी प्रकार 4-4 करके 16 फ्लैट थे। जुगल किशोर वहीं खड़ा नीचे देखता रहा। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठे बातें मार रहे थे। छोटा सा पार्क था सोसाइटी का। पार्क के साथ ही रोड पर लोग पैदल ही आ जा रहे थे। पैसे वाली सोसाइटी थी। हर महीने 4-5 हज़ार रुपये सोसाइटी को देना पड़ता था। ऐसे ही फ्लैट हर तरफ बने नज़र आ रहे थे। वॉचमैन भीतर भी टहलते नज़र आ रहे थे। जुगल किशोर को वहाँ खड़े हुए 20-25 मिनट ही हुए थे कि सीढ़ियों की तरफ से कोई आवाज़ आई। उसने बालकनी में वैसे ही हाथ रखे सीढ़ियों की तरफ नज़र घुमाई। यह पहली दफ़ा था जब उसने मोना चौधरी को देखा था। मोना चौधरी ने पिंक कलर की टाइट पजामी के साथ ऊपर हल्के नीले रंग की ढीली डाली कमीज़ पहन रखी थी। ऐसी खूबसूरती शायद पहली बार जुगल किशोर ने देखी थी। इस समय तो उसे अपने 5 करोड़ याद आ रहे थे। सिर से पांव तक मोना चौधरी को देखने के बाद जुगल किशोर ने पुनः बाहर देखना शुरू कर दिया। मोना चौधरी उसके पीछे से निकलती चली गई। परफ्यूम की जर्मनी वाली स्मेल जुगल किशोर की सांसों में छा गई। इस महक को जुगल किशोर पहचानता था कि ऐसी महक का इस्तेमाल हज़ारों में से कोई एक ही करती है। जुगल किशोर ने पीछे से मोना चौधरी को देखा। वो क़यामत ढा रही थी। एकाएक जुगल किशोर ने मोना चौधरी को घोड़पड़े के फ्लैट पर रुककर घंटी बजाते देखा। जुगल किशोर पुनः बाहर की तरफ देखने लगा। दिल धड़क उठा था जुगल किशोर का। तो इससे मिलने के लिए घोड़पड़े यहाँ आया है, लेकिन क्यों आया है? क्या कोई इश्क विश्क का चक्कर है? नहीं, यह इश्क का चक्कर नहीं हो सकता था। इस लड़की की चाल में वो अंदाज था कि घोड़पड़े के प्यार में नहीं पड़ने वाली। तो फिर यह लड़की घोड़पड़े से मिलने उसके फ्लैट में क्यों आई? जुगल किशोर ने 2 मिनट के बाद पुनः दरवाजे की तरफ देखा। मोना चौधरी अब वहाँ नहीं थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था।
जुगल किशोर ने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ी और दबे पांव घोरपड़े के फ्लैट पर बंद दरवाजे के बाहर पहुंचा। फिर भीतर से आवाज़ें सुनने लगा। इस दौरान उसकी नज़र आसपास भी थी कि कहीं कोई उसे देख न ले, परंतु इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वो भीतर से मध्यम सी आवाज़ें सुनता रहा। पहली बार जुगल किशोर का दिल जोरों से धड़क उठा था जब घोरपड़े ने मोना चौधरी कहकर उस लड़की को पुकारा था। फिर 2-3 बार पुकारा। जुगल किशोर के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। घोरपड़े तो देवराज चौहान को इस मामले में नहीं खींचने की बात कर रहा था, अब यह मोना चौधरी को भी इस मामले में ले आया। ये पागल घोरपड़े कर क्या रहा है? जुगल किशोर का सिर कलाबाजी खाने लगा। भीतर जब घोरपड़े ने सोने चांदी के मुकुट की बात मोना चौधरी से की तो जुगल किशोर वहाँ से हटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जुगल किशोर को चक्कर से आने लगे थे। सत्र प्रकाश घोरपड़े वो मुकुट हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि तभी उसे उससे करोड़ों रुपया और मिल सकता था। यही वजह थी कि उधर वो किसी तरह से देवराज चौहान को तैयार कर रहा था और इधर वो मोना चौधरी को इस काम के लिए तैयार कर रहा था। उसका काम तो हो गया, 5 करोड़ भी गया और चांदी सोने का मुकुट भी गया। अब उसे यही लगने लगा कि चांदी सोने का मुकुट देवराज चौहान या मोना चौधरी ले जाएंगे, घोरपड़े भी खाली हाथ रह जाएगा। उसकी तो बत्ती गुल हो ही चुकी थी। जुगल किशोर का चेहरा चिंता से ग्रस्त भरा पड़ा था। 1.25 घंटे बाद जुगल किशोर को मोना चौधरी वहाँ से निकलती दिखाई दी। जुगल किशोर एक कार की ओट में छिपा हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मोना चौधरी की कार किधर खड़ी है। जुगल किशोर एकटक मोना चौधरी को देखे जा रहा था। मोना चौधरी की खूबसूरती से ज़्यादा एक चीज़ और जुगल किशोर के दिमाग में घूम रही थी, वो ये कि वो रहती कहाँ है, उसका ठिकाना किधर है। सिर्फ इसलिए कि अगर मोना चौधरी चांद सूरज वाला मुकुट ले ले तो उसे मालूम हो कि वो कहाँ पर मिलेगी। मोना चौधरी अन्य दिशा की तरफ बढ़ रही थी। जुगल किशोर फौरन अपनी ऑल्टो के पास पहुंचा, ड्राइविंग सीट संभाल ली। दूसरे मिनट में मोना चौधरी और जुगल किशोर वाली कारें उस गेट से बाहर निकलीं और सड़क पर आ गई। जुगल किशोर मोना चौधरी का पीछा बहुत सतर्कता से कर रहा था। वो इस मौके पर किसी और की निगाहों के सामने नहीं पड़ना चाहता था, खासतौर से तब जबकि मोना चौधरी उसे फ्लैटों की कॉमन बालकनी में खड़ा देख चुकी हो। जुगल किशोर ने पीछा जारी रखा। मोना चौधरी की कार सामान्य गति से चलती जा रही थी। 50 मिनट बाद मोना चौधरी ने कार रोकी। रामू ने उस कार को देखा तो उसने उसी पल गेट के दोनों पल्ले खोल दिए। कार भीतर चली गई। रामू ने गेट का एक पल्ला बंद किया और गेट पर ही खड़ा सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जुगल किशोर अपनी कार को आगे ले जाता गया था। यह बंगला मोना चौधरी का ही था, परंतु उसे पूरा विश्वास करना था। आगे से कार मुड़ी और गेट से कुछ पहले ही कार रोकी और नीचे उतरकर जेब से पैकेट निकाला। सिगरेट निकालकर होठों से लगाई और रामू के पास पहुंचकर मुस्कुराता हुआ बोला, माचिस लाइटर कुछ देना भैया, सिगरेट सुलगानी है। रामू ने लाइटर उसे दिया। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगा लिया और लाइटर वापस करते हुए बोला, बहुत देर से सिगरेट सुलगाने की सोच रहा था लेकिन लाइटर मिल नहीं रहा था। रामू ने आधी से ज़्यादा सिगरेट खत्म कर ली थी। वो कभी भी अंदर जा सकता था। बंगला बहुत अच्छा है। जुगल किशोर बंगले पर निगाह मारता क्या उठा। तुम्हारे साहब तो बहुत पैसे वाले होंगे, जुगल किशोर ने हंसकर कहा। साहब नहीं, मेम साहब। तो ये बंगला मेम साहब का है, जुगल किशोर ने कहा। फिर तो आपकी सिगरेट सुलग रही है ना, रामू ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, तो जाओ यहाँ से, कहकर रामू ने भीतर प्रवेश किया और आधे खुले गेट का पल्ला भी बंद कर लिया। जुगल किशोर को मालूम हो चुका था कि वो बंगला मोना चौधरी का ही है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसे ज़रा भी आशा नहीं थी कि इतनी आसानी से वो मोना चौधरी का पता लगा लेगा, जिसके बारे में पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई थी। मोना चौधरी के उस अपार्टमेंट से निकलने के बाद पीछे आती ऑल्टो कार पर 2 बार नज़र पड़ी थी, परंतु ये सोचकर उसे अपने दिमाग से निकाल दिया था कि वो अपने रास्ते पर होगी, उसके पीछे नहीं है। मोना चौधरी का दिमाग तो घोरपड़े की कई बातों पर जा रहा था। जुगल किशोर नाम के उस व्यक्ति ने घोरपड़े को बैंक के बारे में बताया, लॉकर नंबर बताया। 5 करोड़ बयाने के रूप में यूं ही पकड़ा गया। घोरपड़े से कहा कि उसके बारे में कुछ ना पूछे। उसके बारे में कुछ भी पता लगाने की चेष्टा की तो यह सौदा ही खत्म हो जाएगा और आगे के कामों के लिए भी उसके पास नहीं आएगा। उसने घोरपड़े की नब्ज़ पकड़ ली थी कि इसे नोट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मोना चौधरी मनी मन मानने लगी थी कि जुगल किशोर कोई महाहरामी आदमी है जो कि 5 करोड़ घोरपड़े के पास रखा उसे ललचा गया कि उससे बिगाड़े नहीं, वरना घाटा उसी का ही होगा। लेकिन उस मुकुट में है क्या जिसके लिए जुगल किशोर करोड़ों की रकम अदा करने को तैयार है? 5 करोड़ वो दे गया, बाकी की रकम के लिए भी कह गया है कि मुकुट हाथ में आने पर कोई मुनासिब रकम तय कर लेंगे। इतने करोड़ की रकम जुगल किशोर के पास कैसे आई? या फिर वो करोड़पति पागल इंसान है जो अपनी दौलत लुटाता फिर रहा है? जो भी हो, मोना चौधरी का ध्यान चांदी सोने वाले मुकुट पर टिका था। आखिर उस मुकुट में ऐसा क्या है जो जुगल किशोर उसके लिए करोड़ों खर्च कर रहा था? जो करोड़ों खर्च कर रहा है, लगता है उतने ही करोड़ का उसे और भी फ़ायदा हो रहा होगा। मोना चौधरी की दिलचस्पी भरी निगाह मुकुट को देखने को, पहचानने को लग गई कि असल में वो कैसा है। मोना चौधरी ने वापस बंगले पर पहुंचकर गेट के बाहर से हॉर्न बजाया, तभी मोना चौधरी की निगाह पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। पीछे सड़क थी।
अन्य वाहन भी आ जा रहे थे और उसी पल उसे फिर वही ऑल्टो दिखाई दी, जो कि पहले भी 2 बार देख चुकी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को देखकर मोना चौधरी चौंकी। ये तो वही इंसान था जो घोरपड़े के फ्लैट के कॉमन बालकनी में खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। इसे पार करके ही वो घोरपड़े के फ्लैट तक पहुंची थी। इसका मतलब ये घोरपड़े के पीछे ही वहां तक आया था, ये देखने के लिए कि वो किस इंसान से मिलने के लिए अकेले ही यहाँ आया है और इसने उसे देख लिया है। पर यह है कौन? उसी पर मोना चौधरी का माथा ठनका। यह जुगल किशोर हो सकता है, वही जुगल किशोर जिसने घोरपड़े को 5 करोड़ दिया है, जो ये देखना चाहता है कि घोरपड़े मुकुट पाने की चेष्टा में क्या कर रहा है। तभी रामू ने गेट खोला। मोना चौधरी कार भीतर ले गई। वो चाहती तो जुगल किशोर को पकड़ भी सकती थी, परंतु ऐसा करके वो खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो मुकुट देखना चाहती थी। मोना चौधरी भीतर कार को रोककर फौरन बाहर निकली और सीढ़ियां तय करके ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर शीशे वाली बंद खिड़की के बाहर देखा। मोना चौधरी ने देखा तब जुगल किशोर सिगरेट सुलगाने के बाद रामू को लाइटर दे रहा था। इसके बाद जुगल किशोर को 2-3 बार रामू से बात करते देखा। फिर रामू ने फाटक रूपी एक पल्ला भीतर से बंद कर लिया था। मोना चौधरी खिड़की पर खड़ी रही। 25-30 कदम पीछे ऑल्टो खड़ी थी। जुगल किशोर ऑल्टो में बैठा और अपनी कार आगे बढ़ा दी। मोना चौधरी सोच भरी नज़रों से ऑल्टो को जाते देखती रही। जुगल किशोर ने उसका ठिकाना जान लिया था, परंतु मोना चौधरी जानती थी कि उसके ठिकाने के बारे में किसी से कहेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए वो मुकुट का ही इंतज़ाम कर रही है। मोना चौधरी नीचे गई और जुगल किशोर से हुई बातों को पूछा। उन बातों में वो भी ये बात पहचान गई कि बंगले की मालिक मैडम है। एक बार तो उसके दिमाग में आया कि घोरपड़े को सब कुछ बता दे, परंतु फिर यह ख्याल उसने मन से निकाल दिया। घोरपड़े जुगल किशोर से भी बिगाड़ लेगा और उसे काम से भी हटा देगा, जबकि मुकुट वो खुद भी देखना चाहती थी। जुगल किशोर कितना भी बड़ा महाठग सही, परंतु उससे बड़े महाशातिर भी दुनिया में मौजूद हैं। बांकेलाल राठौर, रुस्तम राव, उस्तादों के उस्ताद। उन दोनों में एक खास बात तो ये हो गई थी कि दोनों अपनी अपनी भाषा न बोलकर हिंदी बहुत अच्छी बोलने लगे थे। यानी कि वो जब चाहते अपनी भाषा में बात करते थे, जब चाहे हिंदी भाषा में बात करते थे। बांकेलाल राठौर वही अच्छा खासा जवान था, एकदम यंग और फिट नज़र आता था। रुस्तम राव 22 साल का गोरा चिट्टा छोकरा बन चुका था। उसकी भूरी आंखें जैसे हर किसी को अपने भीतर से झांकती महसूस होती थी। उससे आंखें मिलाना आसान काम नहीं था। इस वक्त ये दोनों पूर्व जन्म के बारे में भूले हुए थे। ये हर बार देवराज चौहान के साथ पूर्व जन्म में गए थे, परंतु वहाँ से उसके बाद ये पूर्व जन्म की आदियों को कुछ ही दिन में भूल जाते थे। जल्द ही ऐसा वक्त आ जाता था कि रोज़मर्रा की लाइफ में व्यस्त हो जाते थे और यहाँ से अगर पूर्व जन्म में जाते थे तो यहाँ का सब कुछ भूल जाते थे। सिर्फ पूर्व जन्म की बीती बातें याद रहती थी, यहाँ की नहीं। वही इन लोगों का असली जन्म होता। अब तो बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव एक ही फ्लैट में रहने लगे थे। यूं फ्लैट तो थापर साहब का ही था, परंतु रहने के लिए वो दोनों ही मौजूद रहते थे। एक एक कमरा इनके बेडरूम के लिए मौजूद था। 5 कमरों का फ्लैट था। एक बड़ा सा हॉल ड्राइंग रूम था। एक कमरे में जवान शादीशुदा जोड़ा रहता था, जो कि उनकी देखभाल करता था, यानी कि उनके नौकर थे दोनों, जो कि हर ज़रूरत का सामान सही टाइम पर मुहैया कराया करते थे। बाकी के 2 कमरे सजे संवरे खाली पड़े रहते थे। आज संडे था, ऑफिस बंद था, ऐसे में दोनों घर पर थे। परंतु रुस्तम राव अभी तक सोया पड़ा था। 12 बज रहे थे, जबकि बांकेलाल राठौर सुबह 7 बजे से ही जगह पड़ा था। सुबह से ही उसने एक्सरसाइज की, नहाया धोया, कपड़े बदले, फिर नाश्ता किया। तब 9:30 बज रहे थे। वो हमारा छोकरा कहाँ सोया है, नहीं उठा अभी तक? बांकेलाल राठौर ने पार्वती यानी नौकरानी से पूछा। साहब जी अभी सो रहे हैं, पार्वती ने नाश्ते के बर्तन उठाते हुए कहा। सोया है अभी साले को? नहीं साहब जी, सुबह 4 बजे तो वो सोए हैं। 4 बजे? बांकेलाल राठौर की निगाह पार्वती की तरफ उठी। बड़े साहब जी को आज रात को जाना था प्लेन से, उन्हें छोड़कर 3 बजे तो घर पर। ओह समझ गया, मैं तो भूल ही गया था। बांकेलाल राठौर ने सिर हिलाया। पार्वती नाश्ते के बर्तन लेकर किचन में पहुंची। किचन में उसका पति रामलाल बर्तन धो रहा था। यहीं रख दे मेरे पास। पार्वती ने बर्तन रखे तो रामलाल ने कहा, छोटे साहब के लिए चनों का तड़का लगा दे, उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया, उनके लिए भटूरे बना देना आज। ठीक है जी। 11 बजे रुस्तम राव की आवाज़ आई। रामलाल चाय बना दे भाई। रुस्तम राव कमरे से बांकेलाल राठौर के पास पहुंचता क्या उठा। लाया भाई जी, किचन की तरफ से आवाज़ आई। रुस्तम राव सोफे पर बैठ गया, बाल बिखरे हुए थे। साहब जी को प्लेन में बिठा दिया? बांकेलाल राठौर ने पूछा। हाँ, थापर साहब तो यूरोप के लिए रात को 2:30 बजे ही उड़ गए थे। रुस्तम राव ने अंगड़ाई लेकर कहा। थापर साहब महीने भर में 20 दिन तो बाहर सफ़र पर ही रहते हैं, तभी तो उनका बिजनेस दौड़ा जा रहा है। रुस्तम राव ने कहा। जब तक हम उनके बिजनेस को संभाल रहे हैं तब तक क्यों नहीं दौड़ेगा रुस्तम भाई? बांकेलाल राठौर ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। रुस्तम राव ने गहरी सांस लेकर कहा। वो क्यों? क्योंकि तू भाभी नहीं लाता। तेरी की अपनी? बांकेलाल ने आंखें नचाई। मेरी भाभी? तुम हमारी मूँछों को बढ़ाना चाहते हो? बांकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूँछों पर पहुंच गया। इसमें मूँछें कहाँ से आ गई? मूँछों की तो बात है, तभी मारे संग मारी लुगाई को बांध देना चाहे। लुगाई का मूँछों से क्या संबंध?
रुस्तम राव बराबर मुस्कुरा रहा था। अब हम उड़ तो पंछी हो, कहीं भी उड़ जाओ। तो तुम कहते हो कि आज लुगाई ले आए हो जो कि मारे संग बंधी रहो, मारी हर बात पर उसकी नज़र हो। कहाँ जाए हो, क्यों जाए हो, हर बात की खबर उसे हो। शाम को 7 बजे घर क्यों नहीं पहुंचा, 12 बजे कहाँ से आ रहे। तो इस बात को मूँछों का सवाल बना रहे हो। बिल्कुल, यो ते मारी मूँछों का सवाल होवे। रामलाल का हाल तो जानो हो तुम। बाकेलाल राठौर बोला। रामलाल? वही जो हम दोनों का ख्याल रखता। क्यों, उसे क्या हो गया? पहले तो वो बहुत मस्ती से हमारी सेवा करता था, अब 6 महीने पहले उसने शादी कर ली, अपनी दुल्हन को भी यहीं ले आया। अब वो चहकता नहीं है, बीवी के इशारे पर नाचते मैंने उसे कई बार देखा है। रुस्ता राव हंस पड़ा। तुम हंसो हो? मैंने तो रामलाल को नाचते नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। अभी आए तो उससे ही पूछ। तभी रामलाल ने ट्रे में कॉफ़ी का मग रखे भीतर प्रवेश किया। वो मुस्कुरा रहा था, उसने बातें सुन ली थी। रुस्ता राव कॉफ़ी का प्याला ट्रे से उठाते हुए बोला। रामलाल, एक बात तो बता। क्या मालिक? तू शादी से पहले अच्छा था या शादी के बाद? अब ज़्यादा अच्छा लगता है। रामलाल मुस्कुरा कर बोला। झूठ। बाकेलाल लठौर मुंह बनाकर बोला। 2 दिन पहले तू पार्वती से कह रहा था कि तू शादी के बिना ही अच्छा था। हाँ मालिक, ये सब तो मैं पार्वती से कहता ही रहता हूँ। मतलब कि तू भी ये बात मानता है कि शादी के बिना ही इंसान अच्छा होता है। मैंने ये नहीं कहा। तो तू कहना क्या चाहता है? बाकेलाल लठौर ने रामलाल को घूरा। रुस्ताराम मुस्कुराता सा दोनों को देखता जा रहा था। मालिक, मैंने शादी करके अच्छा किया। रामलाल अपने चेहरे पर आई मुस्कान को छुपाता क्या उठा। मैं जब भी कोई गलत काम करता हूँ तो पार्वती मुझे रोक देती है। तब मुझे भी समझ आता है कि मैं गलत काम कर रहा था। ऐसे में पार्वती के लिए मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाते, लेकिन वो शब्द बुरे नहीं होते। पार्वती इस बात को समझती है। सुना तूने? रुस्तम ने बाकेलाल राठौर से कहा। रामलाल वहाँ से चला गया था। क्या सुना? साला रामलाल अब अपनी बातों में ही घुमा गया मैं। बाकेलाल राठौर मुंह बनाते बोला। छोड़ इन बातों को, ये बता मेरी भाभी को कब ला रहा है? रुस्तम मुस्कुराया। फिर भाभी? बाकेलाल राठौर उखड़ा। मैं भाभी की बात कर, वो अभी पैदा नहीं हुई। बाकेलाल राठौर ने हाथ हिलाकर कहा। रुस्तम कॉफ़ी का घूंट भरकर कह उठा। अब तक तो तेरी जितनी लंबी चौड़ी हो गई होगी। रुस्तम मुस्कुराया। बाकेलाल राठौर ने रुस्तम को घूरा। तूने देखा है उसे? देखा तो नहीं, शायद तेरी नज़र उस पर पड़ी हो। मतलब कि तूने उसे देखा नहीं और कहता है वो मेरे जितनी लंबी चौड़ी हो। ज़रूर हो गई होगी। मुझे अपनी मूछें नहीं बढ़ानी लाकर उसे। कभी तो तेरी मूछें बढ़ेंगी बाप। नहीं बढ़ेंगी, बाकेलाल राठौर ने दृढ़ स्वर में कहा। रुस्तम राव ने कॉफ़ी का घूंट भरकर कहा। तो तू मूछें नहीं बढ़ाएगा? कभी नहीं। ठीक है, मत बढ़ा। रुस्तम राव कॉफ़ी के घूंट भरता जा रहा था। तू मेरी भाभी ले आए तो? बाकेलाल राठौर ने कहना चाहा। उसे भूल जा। भूल जा? वो क्यों? तू मेरे से बड़ा है, जब तक तू शादी नहीं करेगा तब तक मैं भी शादी नहीं करूँगा। अब तू शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी की बात ही मत कर। अबे मेरे से तेरा क्या मतलब है? मैं तो हम तुम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ है। मेरी भाभी नहीं तो तेरी भाभी भी नहीं। ये क्या बात? तूने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी। बाकेलाल लौटा परेशान सा दिखने लगा। मतलब कि तू इस बारे में पक्का है, जब तक तेरी भाभी नहीं आएगी तब तक तू मेरी भाभी नहीं लाएगा? रस्ताराम ने सिरे ला दिया। ये तो तूने मुझे अजीब सी बात में डाल दिया। बाकेलाल लौटा परेशान से क्या उठा। रुस्ताराम ने पहलू बदलते हुए कॉफ़ी का घूंट भरकर कहा। रात एयरपोर्ट जाते वक्त थापर साहब ने एक काम करने को बोला है। क्या काम? उनका कहना है कि एक सप्ताह में 3 बार उन्होंने देवराज चौहान का हाल पूछने के लिए देवराज चौहान को फ़ोन किया। 2 बार फ़ोन स्विच ऑफ मिला और 1 बार लाइन बिजी थी। उन्होंने कहा कि देवराज चौहान से मिलकर उसका हालचाल मालूम करूं। मैं अभी देवराज चौहान को फ़ोन तो मैं भी कर सकता हूं। तो हम सीधे देवराज चौहान के बंगले पर चलते हैं। वहाँ देवराज चौहान, जगमोहन कोई भी हुआ तो हम भी मिल लेंगे। हमें भी उनसे मिले हुए काफ़ी महीने हो गए, शायद साल होने वाला हो गया हो। रुस्तम राव ने कहा। यह भी ठीक है, आज ही चलते हैं। बाकेला लौटा ने सिरे लाया। शाम को चलेंगे, 5 साढ़े 5 बजे देवराज चौहान के बंगले पर जा पहुँचते हैं। रुस्तम राव ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा। तभी पार्वती वहाँ आई। मग रखने से पहले ही उसने रुस्तम राव के हाथ से ले लिया। एक बात तो बता पार्वती, एकाएक बाकेला लठौर ने पूछा। जी? पार्वती ने बाकेला लठौर को देखा। तेरे को शादी से पहले का वक्त तो याद आता होगा जब तू। मैं उस वक्त को सोचती भी नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा पति मिला है मालिक। खिसक ले। बाकेला लौटा ने मुंह बनाकर कहा। तुम सब आपस में मिले हुए हो। पार्वती मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। रुस्तम मुस्कुराता हुआ बाकेला लठौर को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने अपने बंगले में कार खड़ी की और बाहर निकला। चेहरे पर गंभीरता बरस रही थी, आंखों में बेचैनी थी। वो जानता था कि जगमोहन और सोहनलाल बंगले के भीतर मौजूद हैं। उसने ही कहा था उन दोनों से कि वो बंगले पर पहुंचने वाला, इसी कारणवश वो दोनों भी बंगले पर आ पहुंचे थे। सोहनलाल और जगमोहन की कारें भी वहीं खड़ी थी। देवराज चौहान बंगले के भीतर प्रवेश कर गया। विशाल ड्राइंग रूम में सोफा पर जगमोहन व सोहनलाल हाथों में कॉफ़ी का प्याला लिए घूंट भर रहे थे।
तीसरा प्याला टेबल पर पड़ा था। अभी अभी कॉफ़ी बनाई थी जगमोहन ने। देवराज चांद ने कॉफ़ी का प्याला उठाया और गंभीर निगाहों से उन्हें देखते हुए घूंट भरा। जगमोहन और सोनलाल जैसे देवराज चांद के बोलने का इंतजार कर रहे थे। देवराज चांद ने कॉफ़ी का एक और घूंट भरकर प्याला रखा और सिगरेट सुलगाते हुए सोफे पर बैठा। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। दोनों पर नज़र मारकर देवराज चांद ने कहा, उस बच्ची का कुछ नहीं पता चला? देवराज चांद ने कहा, नहीं। सोनलाल ने कहा, हमने चोरी छिपे भी बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की, परंतु उसे सही ढंग से छुपा कर रखा गया कि खोजने वाले उस तक ना पहुंच सके। जगमोहन बोला, मेरे ख्याल में कम समय में बच्ची को ढूंढना बेकार ही रहेगा। बात फिर फैल जाएगी कि हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं। ये बात बच्ची के लिए खौफजदा हो सकती है। आज तीसरा दिन है बच्ची को ढूंढते हुए, सोनलाल बोला। टीनू ने कल ही कह दिया था कि मैं ये डकैती करने को तैयार हूँ। देवराज चांद का सर गंभीर था। जगमोहन और सोनलाल की निगाह देवराज चांद के चेहरे पर जा टिकी। तुम तैयार हो? जगमोहन के होठों से निकला। मीतचंद की बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं ये डकैती करूँगा, देवराज चांद ने कहा। लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो डकैती किस चीज़ की। वो किसी भी चीज़ की डकैती करवाना चाहे, हमें कोई हर्ज नहीं। हमने आज तक ज़िंदगी में ढेरों डकैतियाँ की हैं। ये डकैती भी उन जैसी कोई एक डकैती होगी। देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा, लेकिन बच्ची के बारे में हमें सख्ती से चलना होगा। सख्ती से कैसे? जब उनसे बात होगी तब सुन लेना, सोनलाल। देवराज चांद ने सोनलाल को देखा। हाँ, तुम अमित ठाकुर को फ़ोन करो कि मैं उस लड़की की खातिर डकैती करने को तैयार हूँ। सोच लिया तुमने? सोनलाल गंभीर नज़र आ रहा था। तुम फ़ोन करो। देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया। वो अपने साड़ू मीतचंद को इस बात की जानकारी देगा। टीनू का फ़ोन जब भी मीतचंद को आएगा तो मीतचंद टीनू को तुम्हारे फ़ोन के बारे में बताएगा और फिर टीनू मीतचंद को अगला प्रोग्राम बताएगा। सोनलाल ने फ़ोन निकालते हुए कहा। तब टीनू हमारे सामने आएगा और बताएगा कि सब कुछ कैसे करना है और कहाँ डकैती करनी। तुम अमित ठाकुर को खबर कर दो, सोनलाल, देवराज चांद ने कहा। सोनलाल तब तक फ़ोन पर अमित ठाकुर का नंबर लगा चुका था। फ़ौरन ही बात हो गई। सोनलाल ने बता दिया कि देवराज चांद डकैती के लिए तैयार है। सुनकर अमित ठाकुर का सर खिल उठा था। उसने कहा कि वो अभी मीतचंद को ये बात बता देता है। सोनलाल ने यह भी कहा कि वो उसे किसी भी वक्त फ़ोन कर सकता है। सोनलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। तभी जगमोहन कुछ कहने लगा कि बंगले के भीतर किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने आना था क्या? देवराज चांद ने सतर्क स्वर में पूछा। नहीं। जगमोहन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। तभी बाहर से आती बाकेला लठर की आवाज़ कानों में पड़ी। आ छोरे, देख तो भीतर कौन कौन होवे है, या कोई होवे ही नहीं। देखते ही देखते बाकेला लठौर और रुस्तरा ने भीतर प्रवेश किया। अगले ही पल वो ठिठक गए। हॉल में बैठे उठे तीनों पर उनकी नज़र गई। छोरे, यहाँ तो तीनों ही मौजूद हैं। बाकेला लठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। जैसे हमारे ही इंतज़ार कर रहे हो बाप। रुस्तरा मुस्कुराया। तूने फ़ोन किया था कि हम इधर आने वाले हैं? नहीं बाप, मैं फ़ोन क्यों करूँगा? तो इन दोनों को कैसे पता चला कि हम इधर आ रहे हैं? बातें तो बाकेला लठौर और रुस्तरा उनकी तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे, परंतु इतना भी उन्हें महसूस हो गया था कि इनके बीच किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत चल रही है। सोनलाल और जगमन खामोशी से दोनों को देखे जा रहे थे। जबकि उनके पास पहुंचने पर देवराज चौहान मुस्कुराया। कैसे हो तुम दोनों? देवराज चौहान ने पूछा। एकदम फिट, बहुत बढ़िया। थापर साहब कैसे हैं? देवराज चौहान ने कश लिया। एकदम बढ़िया, बाकेला लौटकर कह उठा। उन्हीं के कहने पर तो हमें यहाँ आना पड़ा, रुस्तम राव बोला। क्या मतलब? रात उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट गया तो थापर साहब ने तुम्हारी बात छेड़ी कि 2 बार तुम्हें फ़ोन किया तो फ़ोन ऑफ मिला, तीसरी बार फ़ोन व्यस्त मिला। उन्होंने कहा कि पता लगाओ कि तुम कहाँ हो, ठीक भी हो या नहीं। तो हमने सोचा कि हम बिना फ़ोन किए बंगले पर चलते हैं, कोई तो मिलेगा। पर यहाँ तो तुम दोनों के साथ सोहनलाल भी मिल गया। रुस्तम क्या उठा। दोनों सोफे पर जा बैठे थे। जगमोहन, रुस्तम क्या उठा, आज मेरे लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बनाना और मेरे लिए गर्मा गर्म मलाई वाला दूध। बाकेला लठर का हाथ मूछ पर जा पहुँचा। जगमोहन आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। बाकेला लठौर और रुस्तम राव की नज़रें मिली। ये तो वैसे ही बैठे रहो, हमारे आने की से ज़्यादा खुशी नहीं हुई, रुस्तम राव बोला। खुद तो इन्होंने कॉफ़ी पी ली और हमारी बारी आई तो उठाई नहीं। देवराज चांद की मुस्कुराने वाली मुस्कान इन दोनों पर ही थी। जा रहा हूँ मैं, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर उठते हुए कहा। मेरे दूध में मलाई ज़्यादा डालना, बाकेला लौटर हंसकर बोला। और सोहनलाल, तुम्हारा क्या हाल है? रुस्तम राव ने सोहनलाल से कहा। बढ़िया। बच्चे का क्या हाल है? रुस्तम राव मुस्कुराया। वो भी बढ़िया मस्ती में रहता है, सोहनलाल हंसा। हमें याद करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या? हमें याद नहीं करता? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ महीने पहले तो उस बच्चे से मिलने, कुछ महीने के बाद बच्चा याद नहीं रखता। महीने में कितनी बार बंदा आता है ये बात बच्चा याद रखता है? बांकेलाल और रुस्तम राव की आंखें मिली। ये तो ठीक ही बोलो, बांकेलाल राठौर ने कहा। ठीक है बाप, अब सोहनलाल के बच्चे से मिलने के लिए महीने के 3 दिन निकालेंगे। सुन लियो सोहनलाल? बेशक, परंतु आने से पहले फ़ोन कर देना कि हम तुम्हारा इंतज़ार करें।
समझ गयो समझ गयो। उनके बीच ऐसी बातें चलती रहीं। अगले 10 मिनट में जगमोहन कॉफ़ी और दूध ले आया। बाकेलाल राठौर ने गर्म दूध में एक छोटा सा घूंट भरा। रुस्ताराव ने कॉफ़ी का घूंट भरा। दोनों की निगाह अब इन तीनों पर टिकी। अब बताओ, रुस्ताराव बोला, हमारे आने पर तुम लोगों की क्या बातें चल रही थी? बातें? सोहनलाल के होठों से निकला। वो बातें मारे को भी बताइए। बाकेलाल राठौर का स्वर गंभीर था। लेकिन हम तो कोई बात नहीं कर रहे, जगमोहन ने कहना चाहा। तुमरो दूध बहुत मीठा है। बाकेलाल राठौर का स्वर गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखा। मीठा? लेकिन मैंने तो चीनी नहीं डाली। तुम बिना चीनी गई, फिर भी बहुत मीठा है। बाकेलाल राठौर और जगमोहन की निगाहें मिली। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर बाकेलाल राठौर से नज़र हटा ली। देवराज चौहान मुस्कुराता हुआ बाकेलाल राठौर और रुस्तराव को देख रहा था। सोहनलाल ने बैठे बैठे पहलू बदला। हाँ, तो हम क्या पूछ रहे थे? रुस्तराव की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। देवराज चौहान जानता था कि इन दोनों से छिपने वाली कोई बात नहीं है। देवराज चौहान ने दोनों को सब कुछ बता दिया। दोनों ने देवराज चौहान की पूरी बात सुनी थी। थोड़ी सी चुप्पी छा गई वातावरण में। फिर एकाएक बाकेलाल राठौर पहलू बदलता क्या उठा। बात ये नहीं कि तुम डकैती करने जा रहे हो, ये सब तो तुम्हारे लिए रोज़मर्रा की बात है। लेकिन इस बार तुम मीतचंद की बेटी को बचाने के लिए डकैती कर रहे हो कि वो बच जाए। ये बात मुझे अखरे है, बल आ रहा है मेरे सिर पर। बात तो तुम सही कहो, रुस्तराव क्या उठा, पर अब तो वो मिलेगा तुम्हें ये बताने के लिए कि कहाँ डकैती करनी है। और हाँ, कल की तारीख में वो तुम लोगों से ज़रूर मिलेगा। शायद हम उसको कल ही पकड़। नहीं, देवराज चौहान बोला, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? हम उसको कल ही। मैं ये काम मीतचंद की बेटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। कल मीतचंद की बेटी उसके कब्ज़े में होगी। सिर्फ उसके 1 या 2 आदमी मुझसे मिलेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मीतचंद की बेटी की जान पर आ बने। रुस्तराव ने बाकेलाल राठौर को देखा। देवराज चौहान सही कहता है बाप, कहो तो ये ठीक हुई। बाकेलाल ने सिर हिलाया। रुस्तराव कॉफ़ी का घूंट भरकर बोला, तुम अपने लिए कोई काम बताओ कि हम तुम्हारे वास्ते। अभी कोई काम नहीं है। तुम डकैती करने जा रहे हो और हमारे लिए। अभी तो हमें यह भी नहीं मालूम कि हम किस चीज़ की डकैती करने जा रहे हैं। जगमोहन बोला, कहाँ पर डकैती करनी है? मुंबई में करनी है या फिर कहीं बाहर जाना होगा? हमें कुछ भी नहीं मालूम। बांके रुस्तम की आंखें मिली। बाप, रुस्तराव के होठ खोले। बोलता, ये ठीक है कि अभी तक इनको भी नहीं मालूम कि कहाँ डकैती करनी है। बाकेलाल राठौर ने कहा। यही तो अपन बोलता है बाप, रुस्तराव ने सिर हिलाया। पर अगर डकैती बहुत टफ हुई तो? बाकेलाल राठौर ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोहनलाल मुंह घुमाकर अपनी नाक खुजलाने लगा। जगमोहन के चेहरे पर बुरे से भाव उभरे। बाप, रुस्तराव ने बाकेलाल राठौर को तीखी नज़रों से देखा। आज तक देवराज चौहान ने कितनी डकैतियाँ की हैं? बहुत। उसमें से कितनी खतरनाक थी? मेरी मानो तो सभी की सभी खतरनाक थी। तो फिर अब कौन सी टफ डकैती देवराज चौहान के सामने आने वाली है? रुस्तराव मुस्कुरा पड़ा। बाकेलाल राठौर सिर हिलाता क्या उठा। बात तो तुमने ठीक कही। फिर बाकेलाल राठौर देवराज चौहान से बोला, अपना बेटा ठीक कहता है ना? बेटा तो ठीक कहता है, जगमोहन ने जले भुने स्वर में कहा, पर तेरे को बात समझ नहीं आ सकी। समझ तो मुझे पहले से थी। बाकेलाल राठौर मुस्कुराया। बस मैं ज़रा कंफर्म करना चाहता था। अब हो गया कंफर्म या कुछ और भी पूछना बाकी है? सोहनलाल बोला। यार तुम लोग मुझे झाड़ क्यों रहे हो? कुछ गलत पूछ लिया तो माफ़ी चाहता हूँ। हमारे लिए कोई काम निकले तो हमें बस एक फ़ोन कर देना, रुस्तराव बोला। कल तो सब कुछ सामने आ जाए हो। रुस्तराव ने सिर हिलाया। तो इन्हें हम ही फ़ोन करके कल पूछ लेंगे। बात तो तूने ठीक कही। कल अपना फ़ोन खुला रखियो बादशाह। चिंता मत करो, हमारा फ़ोन खुला ही मिलता है, देवराज चौहान ने कहा। पिछली बार थापर साहब ने फ़ोन किया तो तुम्हारा फ़ोन बंद, किसी वजह से बंद हुआ होगा। अब फ़ोन खुला ही मिलेगा। देवराज चौहान ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसला। इस डकैती में हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मीतचंद की बेटी का सवाल है, उसे तो हम बचा ही लेंगे। बाकेलाल राठौर उठते हुए बोला, अब कल तुम्हें फ़ोन करेंगे। रुस्तराव भी उठ खड़ा हुआ। दोनों चले गए। हमें ये तो पता चले कि डकैती कहाँ। तभी सोहनलाल का फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ अमित ठाकुर था। मैंने मीतचंद को देवराज चौहान के हामी की बात बता दी है। अमित ठाकुर की आवाज़ में राहत के भाव थे। सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसके मुंह से देवराज चौहान के लिए दुआएं निकली। वो टीनू को कब बताएगा? वो कहता है आजकल में उसकी बेटी से बात कराएगा तो तब उसे देवराज चौहान वाली बात बताएगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो, जिस भी जगह का पता बोले, हम वहाँ पहुँच जाएंगे उससे बात करने के लिए। हाँ, जो मुझे मीतचंद बताएगा वो मैं तुम्हें उसी वक्त फ़ोन करके बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पूर्व जन्म के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।